मॉर्निंग डिलाइट में मैं हूं आपकी मेजबान अनम सूर्या और जिशान आपको भी अस्सलाम वालेकुम। तो साथियों, आज एक नई सुबह के साथ हम दोबारा हाजिर हैं। मुझे बहुत इंतजार होता है आपके साथ जुड़ने का। तो इसी तरीके से हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अच्छी बात के साथ। तो आज की मेरी अच्छी सी बात बहुत छोटी सी है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आएगी। मजाक वो नहीं होता जो मजाक वो होता है जो बुरा ना लगे। किसी के दिल को छलनी करने को अगर आप मजाक कहते हैं तो वो मजाक नहीं है। आप मजाक बेशक करें, मजाक हम हर किसी के साथ करते हैं, बहन भाइयों में, दोस्तों में, माँ बाप से, लेकिन उस मजाक को अगर आप मजाक की हद तक रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, किसी की दिल आज़ारी ना हो। इस बात का ज़रूर ख्याल रखा करें। और जहाँ माशाल्लाह हमारा इस्लाम भी हमें कहता है कि किसी की दिल आज़ारी करना मतलब अल्लाह को नाराज़ करना है, तो आप मजाक करें और इस तरीके से करें कि सामने वाला हंसे, ना कि उसकी आंखों में आंसू आए। तो इसी के साथ हम प्रोग्राम की आगाज़ करते हैं। आज के मेहमान जो है माशाल्लाह हमारे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते वक्त, और मैं उनका दिल से थैंक्स करती हूँ कि ये आए हमारे शो में, हमारे साथ इन्होंने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं हम हमारे दोस्त जीशान की तरफ, फिर इसके बाद मैं आपका तारुफ करवाती हूँ। और भाई जनाब, तमाम देखने और सुनने वालों को जीशान अजहर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी जितने भी हमें देखने और प्यारे चाहने वाले हैं, सबको पाकिस्तान की जानिब से, मॉर्निंग डिलाइट की जानिब से, जीशान और अनम की जानिब से प्यार भरा सलाम। ज़िंदगी में हमारे जो ताना जुड़ता है, यानी ज़िंदगी की डोर जब किसी के साथ जुड़ती है तो ज़िंदगी बड़ी हसीन लगने लगती है। ज़िंदगी को हसीन बनाता है आपका इखलाक। जैसे कि अनम ने कहा कि मजाक वो होता है कि जब आप किसी से मजाक करें तो उसको अच्छा लगे और वो आपके एब्सेंस में भी उस मजाक को याद कर कर खुश हो। और अगर किसी की आंख में आंसू आता है तो याद रखिए कि हुकूकुल्लाह तो माफ़ है, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं है। जब तक अनटिल और अनलेस वो इंसान आपको माफ़ नहीं करता, वहाँ पर अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कुरान में भी कह दिया कि जब तक ये शख्स तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, मैं तुम्हें माफ़ करने से कासिर हूँ। यानी अल्लाह ताला ने जब अपनी ज़ात को पीछे कर दिया तो फिर ये देखें कि हम कितना किसी का मजाक उड़ाते हैं। और एक चीज़ के अगर हमें कोई फ़न मिल गया, किसी को कोई नुक्स मिल गया, या उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हमें एक स्टेटमेंट मिल गई कि जो महफिल को कहते हैं ना कि हंसने में हम उसमें लग जाते हैं, कि महफिल पूरी उसी बंदे के अगेंस्ट होती है और फिर हम समझते हैं कि हमारी वाह वाह होती है। उस महफिल में तो वाह वाह होती है, लेकिन इन एब्सेंस जब वो रोता है या वो अगर अल्लाह से शिकवा करता है तो फिर ये याद रखें कि आप गुनाहगार होते हैं। ना सिर्फ है ना वो एक दफ़ा गुनाहगार होते हैं, बल्कि वो गुनाहगार होते चले जाते हैं जब वो बात याद आए और वो चीज़ें याद आए। इसी के साथ साथ आप जहाँ से भी हमारे साथ जुड़ते हैं प्लीज़ प्रेजेंस ज़रूर दिया कीजिए, जब क्योंकि टाइम डिफरेंस है, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज़ को। पाकिस्तान में सुबह के 10 बज रहे हैं, तो अगर हम मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें तो वहाँ पे सुबह के 9 बज रहे हैं, और सऊदी अरब और कुवैत की बात करें तो वहाँ पे सुबह के 8 बज रहे हैं। सिमिलैरिटी पर अब अगर हम लंदन की बात करते हैं तो वो हमसे 5 घंटे पीछे है, अमेरिका हमसे 13 घंटे पीछे है, और चाइना हमसे 4 घंटे आगे है। तो फिर हम जहाँ जहाँ जुड़ते हैं मोहब्बत भरा पैगाम देते हैं। लेकिन साथ साथ ये होता है जब यूट्यूब पे आप देख लेते हैं प्रोग्राम तो हम कमेंट करते हैं तो पता लग जाता है कि कहाँ पे गलती है। और जी अच्छी सी बात ये है कि जब आपका साया आपके कद से बड़ा होने लगे और आपके अल्फाज इखलाक की उस गहराइयों से गिरने लगे कि जहाँ पर इखलाक ख़त्म हो जाता है, तो याद रखिए कि सूरज गुरूब होने वाला है। और वो वक्त वो होता है कि जब आप अपने रब से तौबा करें तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा ये चाहता है कि जो गुनाह आपसे सरजंद हो गया, जिसको हम कभी कभार गुनाह नहीं भी समझते, तब भी रात को माफ़ी मांग कर सोएं, क्या पता सुबह आंखें ना खुलें। इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और मेहमानों को सुबह सुबह काफ़ी लंबे लेक्चर के बाद हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ माशाल्लाह से मौजूद है जबीन नवीद साहिबा, जो कि जेबीज ग्रुप की ऑनर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। और मैं कहती हूँ थैंक यू कि आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे प्रोग्राम में आए। प्लेजर, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। नहीं, आप सुबह सुबह ही, ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब प्लेटफॉर्म तो हम ओपन रखते हैं, लेकिन सुबह सुबह आना थोड़ा सा इटसेल्फ एक कहते हैं ना जद्दोजहद होती है। बीइंग एजुकेशनिस्ट हम लोगों के लिए तो ये यूज्ड टू है कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग होते हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप वक्त से पहले आए और मुझसे पहले आए, तो आज ये देर से थी वैसे। मैं आज देर से अच्छा जी, इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जमीन बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी बात कि बीइंग एजुकेशनिस्ट, बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, हमें ऑन टाइम रहना चाहिए। ये बहुत कम लोगों में बात होती है। हम तो थक गए थे भाई, सुबह उठते हैं तभी वो जिंदगी में थक जाते हैं, जो देर से उठते हैं वो फिर जिंदगी में भी थक जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा जी, इसी के साथ हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है वलीद अहमद खान, को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है वलीद के? मिजाज बिल्कुल ठीक है हमारे,
सबसे पहले थैंक यू फॉर द इनविटेशन कि आपने हमें इनविटेशन दिया, अपने प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच कि आप आए, आपका आना हमारे लिए एहसास की बात है बिल्कुल। और इसी के साथ जो है तीसरी गेस्ट है हमारी तीसरी गेस्ट अरीबा नवीद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतने जबरदस्त प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और कहते हैं कि प्रोग्राम सजता ही आपके लिए। बिल्कुल। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं और अनम कितनी देर बात कर लेंगे, लोग देख देख कर बोर हो जाएंगे। लोग एंटरटेन होते हैं आप लोगों से, आप लोगों की बातों से, आप लोगों के इन्वॉल्वेशन से, कि आप कितनी बातों में इन्वॉल्व होते हैं। जी अनम, तो आज जो है असल में अनम ने ना आज ऐसे करके तैयारी की थी, रात सारी मुझे प्रोबिंग्स होती रही कि ये चीजें होंगी वो चीजें। जी अनम, क्या सवाल है पहला? पहले आप करें। अच्छा, मेरा पहला सवाल, अच्छा अगर हम बात करते हैं तीनों से एक मुश्तरका सवाल है मेरा कि हम अगर एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो बीइंग ए एजुकेशनिस्ट हमारी एक क्या रोल होना चाहिए, और सेकंड हमारा एक लेवल ये था, अब हमारी जो रिनोनेबल डिग्रीज हैं उनको भी जाकर वेरीफाइड करवाना पड़ता है, उसके बाद आप एक टेस्ट देते हैं, चाहे आप बर्तानिया जाएं, आप अमेरिका जाएं, आप कनाडा जाएं, आपको वो रिनोनेबल जो मुझे बड़ी खुशी थी कि मेरी जो डिग्री है ना, जिस यूनिवर्सिटी की हमें चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब हमें भी वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, मस्ट हो गई है। हमने ऑक्सफोर्ड को तो अपना लिया। टीचर मैट्रिक वाली, उनको खुद समझ नहीं आती, बेटा ये मैं डिक्शनरी में आंसर करूंगी इसका क्या है, तो फिर मैं आपको समझाऊंगी। तो क्या मेयार है हमारी एजुकेशन का? ज़ीशान, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मैं समझती हूँ कि एजुकेशनिस्ट का जैसे पहला आपका ये जो क्वेश्चन था कि कैसा होना चाहिए, तो उसको रोल मॉडल होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जो पर्सनैलिटी भी जिस प्रोफेशन में आप हैं उसके अंदर परफेक्शन तो नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने हर इंसान में कमी और बेशी रखी है, बिल्कुल अल्लाह की ज़ात मुकम्मल है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस सांचे में, जिस प्रोफेशन में आप हैं उस सांचे में लोगों को नज़र आए। तो हम चूँकि एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हैं जो कि एक मुस्लिम सोसाइटी है, हम एक इस्लामी मुल्क के वासी हैं, तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें दुनिया को भी कम्पीट भी करना है ऑब्वियसली, बिल्कुल, और हमें अपने दीन को भी फॉलो रखते हुए चलना है, बिल्कुल। तो हमें और हमारा दीन सबसे पहले जो हमारे यहाँ जो दीन में जो रिवेल किया गया कुरान, और पहली वही जब आई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो लफ्ज़ थी कि इक़रा पढ़। और फिर इसके बाद जितने नबी भी आए, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो के ख़ातमुन नबीयीन भी हैं, वो भी जो है वो मौल्लिम आज़म हैं, और तमाम अम्बिया को भी उन्होंने इमामत कराई, और इमामत से और इमाम से और नबी से और पैगंबर से, ये तमाम सिलसिला जो है वो तमाम एजुकेशन से आके इंटरलिंक हो जाता है। लाइक ये तमाम चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं। तो हमने सबसे पहले जो हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है कि जिस उम्मत के हम, जिस नबी की हम उम्मत में से हैं और जिसके हम उम्मती हैं, तो वो कैसे मौल्लिम थे और उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी कि हम उनको, उनके फॉलोवर्स हैं, हम उसको अडॉप्ट करते हुए चलें। तो बेसिकली ये कोई आपने कोई यूनिफॉर्म नहीं होता जो आपने पहना हुआ है ना। सपोज़ कि हम एक अच्छा बनने के लिए एक अच्छा सा यूनिफॉर्म पहन लें, डॉक्टर कोट पहन लें, टीचर्स गाउन पहन लें, लॉयर्स जो हैं वो सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपको एक तो आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी होनी चाहिए, जो आपकी आउटर पर्सनैलिटी है, जो इनर है आपका वो भी ऐसा होना चाहिए कि आप एक मेंटोर हों बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी हों, कि वो आपको जो है वो समझें। और आपका डिवोशन बहुत काउंट करता है। जैसे कि आपने कहा कि डिग्रीज़ की बात है कि उनको भी अब हमारी जो डिग्रीज़ हैं उनको भी हमें जो है ना वो रेक्टिफाई कराना पड़ता है, या फिर उनकी भी हमें जो है ना वो हमें वहाँ जाकर 2 टेस्ट होते हैं जो हमें पास करने के। एग्जैक्टली कि हमारी काबिलियत कोई चैलेंज है, वो उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे भी है एजुकेशन में, दूसरे ममालिक के मुकाबले में हम थोड़े पीछे हैं। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं कहेंगे हम ज़ीशान, इस वजह से नहीं कहेंगे कि कुछ हमारी अपनी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हम कुछ कहीं कहीं पीछे हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जो अगर हम अपने एंसेस्टर्स को देखें तो जो हमारी रिसर्च वर्क था वो सारा आगे लेके चले, हमने अपनी बेसिकली रूट्स को छोड़ दिया और हमने जो है ना वो दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया, जो एक आसान रास्ता था, जो कि एक फेस्टिव वे था, जो हमें अट्रैक्ट कर रहा था, और हमने उस चलन पे चलना शुरू कर दिया, या एडमायर हो गए बहुत सारी तहजीब से, ऐसी तहजीबों से हम एडमायर हो गए जो कि हम जिस पे चल नहीं सकते थे, हम पूरा का पूरा उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा ऐसी होती हैं कि हमें अपनी रूट्स को पकड़ के चलना पड़ता है। तो अगरचे हम किसी भी ऐसे रास्ते पे चलेंगे कि जो हमें आसान तो लग रहा होगा, लेकिन वो रास्ता हमें सूट नहीं करेगा। इसकी एक मिसाल मैं ऐसा दूं कि अगर हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा ओवरकोट वगैरह पहन के बैठ जाएं,
तो फिर वो क्या हमें सूट करेगा, हमारी पर्सनैलिटी को सूट करेगा, हमारे मिजाज को सूट करेगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि हमने वो देखा कि भाई ठीक है हम मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, नो डाउट वी शुड गो अहेड फॉर द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, बट हमें वो अडॉप्ट करना चाहिए जो हमारी तहजीब का हिस्सा है, ना कि हम पूरा का पूरा अडॉप्ट कर लें। अब यूरोप में अगर लोग जो है वो बर्फबारी हो रही है और उन्होंने ओवरकोट पहन लिया, तो क्या हम भी जून जुलाई में ओवरकोट पहन लें? ऐसा होना चाहिए। तो बस यही सिर्फ हमारी गलती है जिसकी वजह से हम एजुकेशन की फील्ड में भी, क्योंकि मैं कुछ बंद लफ्जों में कहना चाह रही हूँ ताकि इतना सा हम लोग की कुछ ज़्यादा लोग माइंड भी ना करें कि हमें जो है वो जुड़े रहना चाहिए अपनी तहजीब के साथ। जमीन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप बाहर ममालिक में देखते हैं ना, तो गर्मी में किसी ने ओवरकोट पहना तो वो उसको डॉक्टर की एडवाइस नहीं करेंगे, वो उसको पागल नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि इस वक्त गर्मी है, कोट उतार दो, तुम बीमार हो सकते हो। हमारे यहाँ पर डॉक्टरों की फहरिस्त निकल आएगी, उसके बाद अच्छा ये वाला डॉक्टर अच्छा, ये पागलों का बहुत अच्छा डॉक्टर, तो अच्छा क्यों भाई? पर्सनालिटी अगले की डाउन कर रहे हैं, और अच्छा वो खुद नीम हकीम खतरा होता है, लेकिन दूसरों को बता रहे थे जो आपकी बहुत अच्छी बात रही। थॉट्स भी होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान के खुद में अंदर भी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो लोगों की जो है चीजों को अडॉप्ट ना करे, अपना भी कुछ रखे और सोचे समझे। और है ना, एक बहुत अच्छी चीज मुझे जो इनकी लगी, मैं ऑफ एयर भी बातें मैं ऑन एयर भी कर देता हूँ, कि जब ये तीनों मेहमान आए थे तो प्रॉपर अंग्रेजी में बात हो रही थी, ऐसे ही था। लेकिन जब हम ऑन एयर आए तो समझाने के लिए जबीन डायरेक्ट उर्दू की सलीस वाली उर्दू पर आ गई कि हर कोई समझ सके। दिस इज द वे कि आप समझाएं। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो इट्स मीन कि आपको आती है ना। मैं अगर एक सफाई करने वाला हूँ, मैं अगर एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं अगर एक ड्राइवर हूँ, मैं ट्रक सही करने वाला हूं, मैं डीजल इंजन वाला बंदा हूं, मुझे अंग्रेजी कहां आएगी? हम यूरोप में नहीं रहते हैं। तो आपके लिए क्लैप, ये बहुत जबरदस्त जी। और मेरी जब इनसे कल बात हुई थी तो इंग्लिश में ही हुई थी। तो मैं वही वाली चीज कि नहीं, ये चीज होती है जब टीचर ऐसे समझाएगा ना, हर एक को समझ आएगा, हर एक को ना सिर्फ समझ आएगा बल्कि लोग आके आपसे बातें करेंगे और सीखना चाहेंगे। जी, हम नवीद की तरफ आते हैं, क्या सॉरी वलीद की तरफ आते हैं, नवीद कह रहा हूं जी। क्या अब सवाल आपका होगा ना? नहीं, मुझे उनसे सवाल करना। अच्छा, सवाल करना है, करें। आप काफी देर हो गई ना बेचारे बैठे हैं। वो पहले तो आप मुझे बताओ, आपने मेकअप मुझसे क्यों नहीं करवाया? मेरी बात हो रही है जी। मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। नहीं तो आप मुझसे करवा देना, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, आप लोग मुझसे करवा देना। ग्रेट थिंग। नहीं, अब नेक्स्ट टाइम के लिए डन है। डन है, बस ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब क्या वलीद से सवाल है? अनम आप करेंगे, मैं करूं? आप करें, अच्छा, मैं उनसे करती हूँ। चलें जी, वलीद से सवाल ये है। वलीद, मुझे ये बताओ कि आप इस वक्त स्टडी कर रहे हो या जॉब पर सर हो? पहले तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा, मास्टर्स कर रहे, किस में मास्टर्स कर रहे हो? मैं आपका पड़ोसी था वैसे। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताओ कि अब जो पहले तो मतलब मैं बताता चलूँ कि मैं पड़ोसी एनईडी का हूँ मैं, तो मुझे ये बताएं कि आपका जब मेरा दौर था तो उस वक्त तंजीमें खत्म हो रही थी, ठीक है, क्योंकि मेरा 2015 का बैच था, ठीक है। तो 2015 के बैच में ना आपकी तंजीमें खत्म होती चली जा रही थी कि बाइकआउट हो जाएंगे, और उस वक्त होता था बाइकआउट, उस वक्त भी था। अभी भी बाइकआउट सिस्टम है यूनिवर्सिटीज में? जी, अभी भी बाइकआउट सिस्टम है और कुछ तंजीम ऐसी भी हैं जो एक्टिव हैं। एक्टिव हैं, और अगर उनकी नहीं सुने तो फिर आपके वो काम खराब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बताएं कि आपने कभी ऐसा कहा कि ये जिए नहीं, मैं एज ए स्टूडेंट मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों में, इन मामलों में थोड़ा सा न्यूट्रल रहूँ, इनका पार्टनर रहूँ। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है जी, अब हम अरीबा की तरफ चलते हैं। अरीबा, आप बताएं आप क्या करती हैं? बेसिकली मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और साथ साथ स्कूल रन कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर रही हूँ। साइकोलॉजी कर रही है, मतलब बच्चों की अम्मा अब्बा की नफ्सियात समझ के बात करती हैं कि हम कैसे उनको। अच्छा, एक चीज होती है, नफ्सियात समझना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई कहते हैं ना कि आपका अगर किसी की शक्ल में थोड़ा सा नुक्स है, बनाने वाला वो है। अगर आपको खूबसूरत बना सकते हो तो उसको भी बना सकते हो, लेकिन आपको अगर खूबसूरत बनाया तो उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज डाल दी होगी। वो बहुत अच्छा लिसनर होगा, वो बहुत अच्छा स्पीकर होगा, वो बहुत अच्छा राइटर होगा, वो बहुत अच्छे एक्टिव, वो कहते हैं ना क्रिएटिव आइडियाज लेकर आता होगा। हर किसी की अपनी खूबी होती है। बिल्कुल ऐसा ही। जैसे कि हमारी इस होस्ट की खूबी ये है कि ये एकदम करके लड़ने लग जाती है, लेकिन दिल इसका इतना मोम है कि इससे अगर कोई बात पता चले लगता कब लड़ी? तो जमीन से क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा ये सवाल है कि आप मुझे बताएं, जो आपका माशाल्लाह प्रोफेशन है स्कूलिंग का, तो वो आपने क्यों चूज किया? लोग एनजीओ बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, स्कूल बहुत कम लोग करते हैं, उस तरफ बहुत कम जाते हैं, तो बच्चों का जो है फ्यूचर सोचने क्यों, मतलब क्या कुछ फैमिली में था ऐसा या क्या था? देखिए अनम, ये सवाल जो है ना फिर बड़ा हिस्टोरिकल हो जाएगा। जी जी, आप बताएं बचपन की। नहीं, आप मुझे ये भी बताएं आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, शादी के बाद कैसे आपने मैनेज किया,
और माशाल्लाह आपने अपने दोनों बच्चों को भी इसी फील्ड में रखा है, तो क्यों? और अपनी डाइट भी बताएगा कि अम्मी लगती नहीं आप। मेरे पास 3-4 सवाल मैंने एक साथ कर दिया, आप बताएं बेफिक्र होके। एक्चुअली देखिए, वैसे तो फैमिली में एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन ऐसा मेरी फैमिली में ऐसा तो नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें, टीचर जो होता है बेसिकली बाय बर्थ होता है उसके, लेकिन उसको पॉलिश होने की कुछ उसकी जो डिफरेंट पेडागॉजीज फॉर एजुकेशन है उसको लर्निंग करने की ज़रूरत होती है। हर इंसान के प्रोफेशन में उसके अंदर कुछ ना कुछ जो होता है, लाइक कि वो बाय बर्थ उसके अंदर स्किल्स होते हैं, उनको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ ये था कि मैं जब छोटी थी तो एक प्रॉब्लम मुझे हो गई थी, एक मेडिकल इशू हो गया था हार्ट का, तो बहुत अर्ली एज में हो गया था, 3 इयर्स में, 3 क्लास की स्टूडेंट थी मैं। तो मेरे फादर चूँकि गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो उनके सराउंडिंग में बहुत सारे जूनियर स्टाफ होते थे, लाइक के अब प्यून हैं, काम करने वाले हैं, जूनियर स्टाफ हैं। बिल्कुल। तो वो ज़्यादातर बिलोंग करते थे ऐसे एरियाज से जहाँ पर उनकी एजुकेशन या उनके बच्चों की एजुकेशन नहीं होती थी, या उनके जो फैमिलीज़ होती थी गांव देहात से भी उनका ताल्लुक़ होता था। तो शौक़ इतना ज़्यादा था, ख़ुद भी मतलब हर वक्त पढ़ते रहने का, ये तो मैंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी आप सोचें कि क्लास 3 की मैं खुद स्टूडेंट थी और मैं उनको पढ़ाना मैंने शुरू किया, और उनकी कॉपीज़ मेकिंग, जैसे अब आजकल मॉन्टेसरी में कॉपी मेकिंग होती है, वो उस वक्त मुझे इसका आइडिया भी नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं उनको क्या करती थी, इम्तिहानी कॉपियाँ बड़ी सस्ती उस ज़माने में मिलती थी, वो मेरे फादर मुझे इतनी सारी ला के दे देते थे ना कि मैं टीचर बनी हुई हूँ, खेल रही हूँ वैसे। और प्रोनाउंस भी, हाँ, मैं बताती अम्मी के टीचर नहीं कीचड़ करती थी जब बहुत छोटी थी कि मैं बड़ी होकर कीचड़ बनूंगी, शुक्र की टीचर सही बन गई। फिर ये हुआ कि फिर उनको पढ़ाना शुरू किया, तो उनको मैंने ऐसी बिल्कुल कॉपीज़ बनाती थी उस वक्त, उनकी पिक्टोरियल कॉपीज़ बनाती थी। तो इस तरह से जब उनको लाइक के लेटर्स बनाने इंग्लिश में, उर्दू में हुरूफ तहज्जी बनाने शुरू किए, मैथ्स में थोड़े थोड़े सम, तो ये 3 सब्जेक्ट्स को लेके चलती थी। फिर साथ साथ जैसे जैसे वो उनकी थोड़ी सी लर्निंग होती जाती थी, तो कुरान का तर्जुमा मैं उनको पढ़ाती थी। अरबिक मेरी बहुत अच्छी नहीं थी उस वक्त, मैं खुद भी पढ़ रही थी, तो मैं उनको क्या करती थी कि तर्जुमा पढ़ाती थी। उससे मुझे एक कि खुद मेरा भी दिल बहुत कुरान के तर्जुमे के साथ जुड़ा हुआ है, और अभी मैं जो है वो लर्निंग कुरान को खुद कोशिश करती हूँ कि पढ़ाऊँ। एक 7 साल कोर्स हम कराते हैं, और बेसिकली जैसे मैंने कहा कि वो कोई हमें हुलिया बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बेसिकली आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, बीइंग ए मुस्लिम भी और बीइंग ए टीचर भी, कि आपको ईमानदार होना ज़रूरी है, आपको मुखलिस होना ज़रूरी है, आपको माशरे के अंदर अपना जो करैक्टर है उसको जो है वो फेयर रखना ज़रूरी है, कहाँ कहाँ सच बोलना ज़रूरी है, सबसे बड़ा तो सच बोलना ज़रूरी है, क्योंकि तमाम बुराइयाँ झूठ से ही होती हैं। और अगर झूठ बोलना ज़रूरी तो वहाँ चुप हो जाए, फिर कोशिश करें कि झूठ चुप हो जाए, क्योंकि सूरह बकरा में भी अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है झूठ बोलने वाले पे, क्योंकि जो शख्स झूठ बोलता है फिर वो हर तरह की बुराई में इन्वॉल्व हो जाता है। छोटी बुराई भी वो कर सकता है, वो यहाँ से एक कप भी उठा के ले जा सकता है और कह सकता है कि मैंने नहीं उठाया, और वो फिर करोड़ों और बिलियन और ट्रिलियन रुपीस का गबन भी कर सकता है, वो कोई कत्ल भी कर सकता है। तो उसमें भी सबसे पहला काम उसको झूठ ही बोलना होगा, बिल्कुल ऐसा ही अपने आप को बचाने के लिए। तो इसीलिए झूठ एक बड़ी लानत है, इसलिए जो है वो अल्लाह ताला ने इसको सख्त जो है वो उस पर लानत फरमाई है। तो इसी तरह से फिर वो चलता रहा सफ़र, मुझे अच्छा लगने लगा, लोग सीखते गए, फिर उन लोगों ने ख़त लिखना शुरू किए, फिर उनकी फैमिलीज़ के जवाब आने लगे, तो एक मतलब एक अच्छी एप्रिसिएशन भी मिली मुझे, एक मुझे अच्छा हाँ मोमेंट फील होती थी कि जब कहते थे आपने हमें पढ़ना लिखना सिखाया है। खुद भी मैं छोटी होती थी बड़े लोगों को, तो वो बड़ा अच्छा एक मतलब बन गया, फिर एक माइंड सेट होता चला गया, तो मैं फिर इसको करती चली गई। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि वो किस तरह से अम्मी हूँ मैं बच्चों की, तो उसमें भी ये हुआ कि मैंने ये किया कि बच्चों को साथ साथ रखा। अपनी भी एजुकेशन मेरी चल रही थी, चूँकि पार्ट 1 में थी BS के, जब मैं कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, तो उस वक्त मेरी जो है वो जब शादी हुई तो फिर साथ साथ सिलसिले चलते रहे, फिर वो स्टडीज़ भी चलती रहीं, फिर वो चलती रहीं क्योंकि इंटरेस्ट था, तो बच्चे भी साथ साथ फिर अपने साथ ही इन्वॉल्व कर लिए। फिर स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट किया, बच्चों की हेल्प मुझे बहुत चाहिए थी, क्योंकि फिर मैंने लो प्रिविलेज एरियाज़ में जब स्कूल जहाँ मुझे लगा कि ज़रूरत है, तो फिर मुझे लगा कि हमारे पास, जैसे आपने कहा कि अच्छे टीचर्स नहीं होते, तो फिर वो खुद चूँकि मैं उनको पढ़ा रही थी, तो मुझे पता था कि इनके साथ इंटीग्रेट करूँ, उनकी ट्रेनिंग्स करूँ, मुझे एक जो है ना वो टीम चाहिए अच्छी मजबूत। तो फिर वो बच्चे भी सीखते चले गए, और 2 नहीं मेरे 3 बच्चे जी, एक बेटी और 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं जी, बिल्कुल। तो एक इनसे बड़े लगते हैं वैसे, वो वली से छोटे हैं, अच्छा माशाल्लाह, वो भी स्टूडेंट ही हैं। तो बस वो हम लोग सब मिलके फिर ये है कि हमारी टीम जो है एक स्ट्रॉन्ग टीम है। सही जी, सही से माशाल्लाह। आपके हस्बैंड का काफी अच्छा सपोर्ट रहा? बिल्कुल, हस्बैंड का सपोर्ट रहा, फैमिली का रहा, वालिद साहब का, सबका सपोर्ट रहा। विदाउट सपोर्ट तो नहीं हो सकता कुछ भी पॉसिबल। अच्छा, ये सवाल अभी मैं अरीबा प्लीज।
जब मम्मा ने कहा कि ये काम जिस फील्ड में मैं हूँ उसी में ही आपको उतरना है, तो क्या जहन में आया? कुछ भी कर सकते हो आप। हाँ, ऐसे ही एक्चुअली ये है कि के बच्चों को तैरना सिखाना पड़ता नहीं है वो तो है, खुद ही सीख जाते हैं। एक माइंड में होता है कि हमें ये करना है। आपने मम्मा से डिस्कस किया कि नहीं हम ये करना चाहते हैं, आपके 3 बच्चे हैं, किसी और को ले लें, मुझे ये करना है? एक्चुअली हर पेरेंट का सबसे पहला एक पाकिस्तानी एक ख्वाब ही होता है कि बच्चा डॉक्टर ही बनेगा जी। इस तरह हमारे घर में भी था, हमारे पेरेंट्स बोलते थे डॉक्टर बनेगा, लेकिन ये था कि मैंने अपनी मदर को देखा, आंख खोलते ही मैंने अपनी माँ को देखा कि वो किस फील्ड में, और जिस तरह से मैंने देखा मैं इंस्पायर होती गई। साथ साथ के घर में मुझे अपने मेंटोर्स कभी बाहर ढूंढने नहीं पड़े, मेरे मेंटोर मेरे घर के अंदर ही मौजूद थे। तो ये था कि मैं अपनी मदर को देखती गई और फिर मैंने यही सोचा कि मैं एक एजुकेशनिस्ट ही बनूंगी अपनी मदर की तरह, जबकि मेरे पास और भी फील्ड्स हैं। साथ साथ मैं मास्टर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी के अंदर, मेरा आगे स्कोप भी बहुत अच्छा है मेरी फील्ड का, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि मैं एक एजुकेशनिस्ट ही रहूं, और आगे अगर साइकोलॉजी के अंदर भी मेरा स्कोप है, ध्यान है, तो मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर अपना मास्टर्स आगे करूं। यही सवाल आपसे भी है। यही सवाल मुझसे भी है। देखें, जैसे अरीबा ने जवाब दिया तो मैं भी इसका जवाब यही दूंगा कि हमारे मेंटोर्स हैं वो हमारे पेरेंट्स ही हैं। हमने एजुकेशन की फील्ड इसलिए चूज़ की क्योंकि शुरू से ही, जब मैं आपको बताऊं कि मैं 10 या 11 ईयर्स ओल्ड था, जब से हम मम्मा के साथ वर्क कर रहे हैं, चाहे वो हमारी एजुकेशन की फील्ड हुई या मम्मा ने जब स्कूल का स्टार्टअप लिया था तो मम्मा ने जैसे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, हमने इस्लामी एरिया से शुरू किया था। तो हमने जब से स्टार्टअप लिया था, जब से मम्मा के साथ वर्किंग कर रहे हैं, तो जो मम्मा की फील्ड थी वही हमारी फील्ड बन गई है। अच्छा, बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो एक सवाल ये भी है कि आपकी मामा का स्कूल था, ठीक है, आप लोग भी पढ़ रहे थे। अक्सर स्कूल तो लोग खोल लेते हैं, जमीन आपसे सवाल है, ठीक है, लेकिन बच्चे उनके 5 सितारों वाले स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपके बच्चे आपके स्कूल में ही पढ़े या आपने भी डिफरेंट स्कूल से स्कूलिंग करवाई होगी? क्योंकि स्टार्टअप था तो मैं ये बात देखें, क्योंकि सच की बात आई है तो मैं नाज़रीन के सामने भी ये बात करूंगा कि जरूरी नहीं कि आज आपने स्कूल खोला तो कल ही बच्चे आ जाएंगे। इट टेक्स टाइम, लाइक 4-5 साल तो फिर आपको वैसे ही गुजारने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके बच्चों ने आपके स्कूल में पढ़ा या नहीं पढ़ा, बस ये हाँ या ना? यस, इन्होंने मैट्रिक मेरे हमने मैट्रिक यहीं से किया। अच्छा, ये अभी सवाल, फिर ये सवाल के बाद आंसर भी आता है ना कि ये तो पास हो जाएंगे ना, अम्मी का स्कूल है। या वो क्लास पेपर जो होते तो अम्मी तो प्रिंसिपल को पता लग जाएगा। मेरा भाई जो है वो माशाल्लाह सेकंड कैंपस लीड कर रहा है, छोटा वाला, तो अक्सर वो अपने हमारे स्कूल के बच्चों को बता रहा होता है, भाई हम तो अपनी अम्मा के स्कूल में मुर्गे भी बने। अच्छा, एक चीज होती है, देखो, मुर्गा बनना या आपने कहा ना कीचड़ बनना, ठीक है, तो बच्चों के मुंह पे भी कीचड़ लग जाता है अम्मा के हाथ से ना, अच्छे से लगते हैं। तो कभी आपने सख्ती की? सख्ती की मुझे जहाँ ज़रूरत पेश आती है ना, वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इमोरल वैल्यूज़ बच्चों के अंदर डेवलप होने लगती हैं। वो अपने एरिया में कहीं जहाँ रहते हैं वहाँ से, या सोसाइटी से, या घर से भी समटाइम्स होता है कि देखें अब आपके पास इतने सारे बच्चे हैं, आपके पास अगर 500 बच्चे कैंपस में आ रहे हैं, उस 500 बच्चे जो हैं वो 500 घरों से डिफरेंट तरह के अपने जो कल्चर्स लेके आ रहे हैं, तो डिफरेंट लोग होते हैं ओब्वियसली, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो होता है वो बहुत मासूम होता है, वो कुछ अडॉप्ट कर लेता है ऐसी चीज़ें। तो अगर मैं सख्ती करती हूँ तो बस मैं इसी मामले में करती हूँ, और उसके लिए पहले तो मैं ये करती हूँ कि काउंसलिंग बच्चों की करती हूँ, और काउंसलिंग करने के साथ सख्ती भी साथ साथ कर देती है। अच्छा, अगर इनके ऊपर सख्ती करती हैं आप तो क्या करती हैं? इनकी तनख्वाह रोक लेती हैं, क्या करती हैं? अच्छा, इनको ये मैं बताऊँ, अक्सर लोग मेरे मतलब घर में भी मेरे सिबलिंग्स भी कह रहे होते हैं तुम लोगों को तो अच्छी खासी जो है ना सैलरीज मिलती होंगी, तो इनको मैं बताऊँ कोई सैलरीज नहीं देती मैं। ये सर्व कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए। बेसिकली हम लोग जो स्कूल रन कर रहे हैं वो अभी तक जो है वो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे कर रहे हैं। कभी लॉस भी हो जाता है समटाइम्स, उसको फिर मीट कर लेते हैं किसी तरह मैनेज करके, लेकिन प्रॉफिट भी होता है, और हम उसको फिर आगे सर्व उसको प्रॉफिट को भी स्कूल को ही मेंटेन करने के लिए, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सर्व करते हैं, क्योंकि ये हमारा शौक है बेसिकली, सिर्फ बिजनेस नहीं है। अब मैंने तो अपना शौक कंप्लीट किया है, और अब आगे जाके वलीद जो है वो बिजनेस शायद करें, क्योंकि इनका बिजनेस माइंडेड है थोड़ा, तो ये इस हवाले से भी सोचते हैं कि ऐसा करना है ओब्वियसली, और करेंगे ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनली यही परसेप्शन रहा शुरू से कि हम उन बच्चों को पढ़ाएं, सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दें जिनके पेरेंट्स उनको इग्नोर कर रहे हैं, और नो ट्यूशन पॉलिसी हम रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम इतना अच्छा टीच करें, डिफरेंट तरह की पेडागोजीज होती हैं, डिफरेंट सिलेबस रखते हैं, अब हमारी लेसन प्लानिंग डिफरेंट होती है। दूसरा फिर ये कि हम जो हमारे पास जो हमारी माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं जो कि बहुत इस्लाम एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एक अलहदा हमने सिस्टम रखा है, मतलब एजुकेशन सिस्टम तो सेम है उनका,
लेकिन उनका जो है उनकी शिफ्ट अलग कर देते हैं, उनकी क्लासेस डिफरेंट कर देते हैं, टीचर्स उनकी डिफरेंट कर देते हैं, और फिर उनको भी हम पढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्रिश्चियन बच्चे भी पढ़ते हैं और हिंदू बच्चे बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास। इसके साथ साथ हमारे पास जो ऑर्फन्स होते हैं उनका भी एक अलग कैटेगरी होती है, वो भी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और ये 100% फ्री शिप के साथ साथ उनको हम बुक पैक्स, यूनिफॉर्म्स, शूज़ हैं उनके, सॉक्स, यानी जो भी उनकी नीड है, उनकी स्टेशनरी वगैरह, स्टेशनरी, सारी चीज़ें फिर हम उसको स्कूल से प्रोवाइड करते हैं। तो ये वाली बात है कि फिर तो अनम डायरेक्ट अकाउंट ऊपर खुल रहा है। यहाँ पर तो दुनिया में आप जो काम करते हैं, कहते हैं ना कि आप, अच्छा मसला ये होता है कि देखिए आप पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आपकी ब्रांचें होंगी, लेकिन एक वक्त ऊपर जाना है, फिर जब कहते हैं ना कि जब आपको जमीन में उतारा जा रहा होता है तो नामा माल छोड़ कर आते हैं, तो वो जितना अच्छा भर के लेके जाएंगे उतने ही सुरखरू हो गया आगे। आपकी ब्रांचेस जो है माशाल्लाह वो कहाँ कहाँ है, उनका जिक्र करें आप। हमारी 2 स्कूल्स की ब्रांचेस हैं, एक लियाकताबाद में है और एक हमारी गुलशन में है। इसके अलावा हमारा एक टीचर्स एजुकेशनल वो इंस्टीट्यूट भी है, और वो वोकेशनल भी था एक वक्त में, लेकिन अभी उसको हमने स्टॉप करके सिर्फ टीचिंग की ट्रेनिंग्स के लिए कर दिया। जेबीज ग्रुप जो है वो स्कूल का ही नाम है या आपका ग्रुप है? ये ग्रुप है हमारा, क्योंकि इसमें हमारे पास 4 हमारे पास सेक्टर्स हैं, जिसमें हमारे एजुकेशन के ऊपर तो हम वर्किंग कर ही रहे हैं, इसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड वर्किंग भी कर रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग्स की वर्कशॉप्स भी हम करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं वो भी। चलिए, अब मैं अरीबा और आप दोनों से ये सवाल करूंगी कि माशाल्लाह ममा ने तो स्ट्रगल किया है, जब आप इस फील्ड में आए तो आप लोगों को क्या स्ट्रगल करना पड़ा, या आप आगे आप लोगों की और हॉबीज क्या क्या हैं? श्योर, मैं बताना चाहूँगी कि हमारा स्टार्टअप कैसे हुआ। हमारा स्टार्टअप ये हुआ कि आई वॉज ओनली 9 जब मेरी मदर ने अपना स्टार्टअप लिया था, तो मैं भी बहुत छोटी थी और उसके साथ साथ मैं भी इनके साथ जो है वो वर्किंग कर रही थी, अपनी स्टडीज़ भी कर रही थी, तो ये तमाम चीज़ें साथ साथ चलती रही। हमें नहीं पता चला हम कब बड़े हो गए, कितने पॉलिश हो गए, कितना एक्सपीरियंस आ गया। आज इतना एक्सपीरियंस आ गया कि गुलशन इकबाल वाली ब्रांच मैं खुद रन कर रही हूँ अपने छोटे भाई के साथ, माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ मैम तो जो है वो दोनों ब्रांचेस का सर्वे करती रहती हैं, इनकी सरपरस्ती के बगैर तो कुछ उस वक्त डर लगता है कि वो एक मम्मा नहीं मैम आ रही है, तो वो एक डर लगता होगा ना? नहीं, डर तो नहीं लगता, बल्कि मैं ये कहूँगी बल्कि हमारे जो मेंबर्स हैं, हम कभी भी हम एम्प्लॉयर नहीं कहते किसी को भी, बल्कि हमारी फैमिली है वो एक, तो हमारी फैमिली के साथ भी हमारी ऐसी मिंगलिंग है कि कोई किसी से डरता नहीं है, सब अपने प्रोफेशन के साथ, अपने पैशन के साथ डिवोटेड है। जबरदस्त। असल में आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो ना, मैनेजमेंट आपकी साथ देने वाली बिल्कुल ऐसे। और एक चीज होती है कि फर्ज करें हम अनम और जबीन की बात करते हैं, तो अनम और जबीन आपके एम्प्लॉयज हैं। अनम ने गलती की मैथ्स में, जबीन ने गलती की इंग्लिश में, ठीक है ना, तो उसको हाईलाइट करने के बजाय आप इनको जब अकेले अकेले में समझाएंगे तो बहुत बेस्ट काम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि किसी को पता भी नहीं। हमारे यहाँ पर क्या था, अच्छा अनम ने ये गलती की थी ना, सुबह मैं बताऊंगा, फिर वो बच्चों को लेक्चर के अंदर गलत वे में समझाया जा रहा है। और बात कहना चाहूंगी पेरेंटल कम्युनिटी के हिसाब से, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंटल कम्युनिटी बेसिकली, तो कभी कभी हमारे पास कुछ पेरेंट्स भी ऐसे आते हैं, वो आके हमसे शिकायत कर रहे होते हैं कि भाई बच्चे को इस तरह से टीचर ने खड़ा कर दिया क्लास में, ये हो गया वो हो गया, तो हम यही समझा रहे होते हैं कि इस तरह के अल्फाज बोलने से बेहतर है अगर बच्चे ने कह दिया तो आप कहें कि कोई गलती तुम्हारी, किस तरह हमारे पेरेंट्स ने हमें पाला है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स को भी अपनी तरफ से कुछ ग्रूमिंग बच्चों की करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे जो है वो गलत बता रहे होते हैं घर जाकर, या फिर पेरेंट्स के कुछ गलती हो जाती है सुनने में, तो हमेशा टीचर्स गलत नहीं होती, तो हम भी अपने पेरेंट्स को यही समझा रहे होते हैं कि आप लोगों के पास अगर शिकायत आती है तो उसको आगे कंसीडर जरूर करें, लेकिन पॉजिटिव मैनर। अच्छा, मैं एक चीज और कहता हूँ कि आपको बच्चे के सामने आप आए, आपका राइट है, क्योंकि आजकल आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैं हर एक को कहता हूँ कि बच्चे के लिए आप पूछने के लिए आए स्कूल में, लेकिन बच्चे के सामने ये बोले शायद तुम्हारी गलती होगी, मैं तो नहीं आ रहा। हाँ। बच्चा माइंडली क्लियर होगा कि मेरे माँ बाप ने तो आना ही नहीं है। आप नीचे आकर ऑफिस में पूछें कि मेरे बच्चा ये कंप्लेन कर रहा है, इधर उसको टीचर से प्रॉब्लम है, उसको आपके सिक्योरिटी गार्ड से प्रॉब्लम है, उसको मैम से प्रॉब्लम है, उसको स्टूडेंट से प्रॉब्लम है। आप आकर अपने बच्चे को कंसर्न पूछें। हमारे यहाँ पर क्या होता है, सुबह देखना मैं स्कूल में आकर क्या धमाल डालता हूँ या डालती हूँ, तो वो चीजें जो है वो चीजें बड़ी नेगेटिव ऐसा ही होता है। ज्यादातर जो पेरेंट्स है ना वो कोऑपरेटिव नहीं होते, ये चीजें जो है फिर बच्चे के माइंडसेट पे नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है। देखिए कॉर्पोरल पनिशमेंट का तो आप
तस्वुर खत्म हो गया ना, वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप बच्चे को जो है ना ऐसी पनिश करें जो कि फिजिकल पनिशमेंट हो ना। बिल्कुल। अच्छा, मेंटली भी बच्चा अपसेट ना हो, ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए। जैसे सपोज बच्चा अगर लेट आया है तो आप उससे कहेंगे ठीक है आप लेट आए, एक आप जो है ना सॉरी नोट या एप्लीकेशन लिख दें, रीजन आप इसके अंदर दे दें कि भाई अब वो पनिशमेंट उसकी ये है कि उसने वेटिंग एरिया में बैठ के तो सोफे पे ही लिखनी है। आपको तो पता है ना कि स्कूलों के माहौल तो ऐसा नहीं है ना कि वो हमको खड़ा, हमारे यहाँ तो स्कूलों में खड़ा कर देते थे, खड़ा कर बंद देते थे, हाँ, बिल्कुल। लेकिन चले ठीक है, अब आपको जो है ना वो आपने लिखी है, आपको थोड़ा सा फील, उसपे भी बच्चे एम्बैरेसमेंट फील कर रहे थे समटाइम, या वो जो है उनके ईगो हर्ट हो जाता है। तो ये एक ऐसी पनिशमेंट है, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ, ऐसी बहुत सारी पनिशमेंट्स हो सकती हैं कि उससे बच्चे के राइटिंग स्किल डेवलप्ड हो रहे हैं, उसको एप्लीकेशन लिखने की प्रैक्टिस हो रही है, उसकी वोकैबुलरी अच्छी आ रही है, उसने जो आज रीजन था वो लिखेगा, उसको पता चलेगा, उसमें मिस्टेक्स भी होंगी, उसकी जो है ना राइटिंग स्किल बेटर हो गए। अब अगर आप ये कहें पेरेंट्स उसके बाद आने के बाद कि भाई आपने बच्चे को रोक लिया और आपने क्लास में जाने नहीं दिया और एप्लीकेशन क्यों लिखे बच्चा, तो इसमें देखिए कोई बच्चे के साथ मिसबिहेव नहीं होना, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि पनिशमेंट्स भी जरूरी है जहाँ रिवॉर्ड जरूरी है, तो पनिशमेंट होनी चाहिए ऐसी कि बच्चा भी डिसेंट वे में पनिश को जो है ना वो समझे कि भाई मैंने जो है ना ये पनिश मुझे मिलनी चाहिए थी और अब नेक्स्ट टाइम से मैं ये काम नहीं करूँ। अच्छा जी, हमारे स्कूल में भी यही होता था। हमारे स्कूल में पेपर पे नहीं लिखा जाता था। उस दिन जिस दिन कोई बच्चा लेट आता था तो उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखनी होती थी या व्हाइट बोर्ड पे लिखनी होती थी। मैं जिस ठीक है उसके बाद टीचर लिख के डन हो गया, टीचर पूछती थी यू आर डन विद दैट, ओके जी। अब स्टूडेंट से पूछते थे इसमें गलती निकालो, वैक्यूबरी वहां से क्लियर होती थी, ठीक है, क्योंकि आई एम फ्रॉम सेंट पैट्रिक्स हाई, तो वहां पर ये चीजें करके फिर टीचर, जो बच्चे अपने आप को बहुत होनहार कहते हैं ना कि मेरे तो ये है तो वो है तो ऐसा है, फिर टीचर कहती थी आ जाओ पुत्र लाइन से। तो ये चीज बड़ी हेल्दी एक्टिविटी भी होती है बच्चों की कि आप कहाँ पर उसको कोलन लगाना है, कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये तमाम चीजें। मैं तो पहले मैसेज ऐसे करता था, लोग कहते थे ये कोई बुक से उठा के इसने शायरी किया, तो मतलब आपके अंदर वो चीजें आनी चाहिए, स्किल ऐसे ही डेवलप होती है, ना कि बच्चे को स्कूल से बाहर खड़ा कर दिया, क्लास से बाहर खड़ा कर। अच्छा, जब वो क्लास से बाहर जाएगा तो वो आपके खिलाफ ही चीजें बुनना शुरू कर देगा, टीचर को यहाँ से मैं कर सकता हूँ, अच्छा ये करेंगी, वो अपनी पढ़ाई से हटकर टीचर की नेगेटिविटी को काउंट करता रहेगा कि कहाँ मौका मिला और मैं चौका मारूं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल दुरुस्त बात। आपने कभी मौका पे चौका मारा? नहीं। अच्छा, वैसे ये स्टूडेंट मुझे लग रहा है अच्छा बच्चा होगा ना ये मतलब क्योंकि ये शरारतें इन्होंने नहीं की, ज्यादा अरीबा ने की। अच्छा, अरीबा आप कौन सी लिख रहा है, अच्छा आप कौन सी फील हो रहा है शरारत को जनरेट करके उसके बाद मम्मा के पास जाके बताती थी कि मम्मा ये देखिए दोनों शरारत करने वाले हैं, कुछ भी ऐसा किया? वैसे अगर मैं अपनी एक बचपन की शरारत बताऊं तो बहुत खतरनाक है वो। एक दफा मैंने जो है ना वो खेल रहे थे हम फ्रेंड्स और मैंने गलती से एक बच्चे को पत्थर मारने की कोशिश की और वो शीशा मुझसे गाड़ी का टूट गया। ओ खैर, तो वो ये हुआ कि मैं अपनी गलती छुपाने के लिए मैंने उस बच्चे के ऊपर इल्जाम डाल दिया, वो उस बच्चे की पिटाई हो गई। मैंने आज तक नहीं मानी वो बात। लेकिन प्रोग्राम के थ्रू मनवा ली भाई। अच्छा, ये बताएं कि अब अगर हम बात करते हैं जमीन से, क्योंकि वाकई में आपसे ना जो पॉजिटिव एक एनर्जी आ रही है, देखिए आपके अंदर जब हमने पढ़ा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर्स भी किया और मैंने इंग्लिश ABCDE नहीं पढ़ी, इंग्लिश की एक किताब, उर्दू की एक किताब, मैथ्स की एक किताब। अच्छा, ये चीजें होती थी सिर्फ हमारे टाइम पे। अनम क्या होता था कि टीचर के फेसेस से पता लगता था ये मैथ्स का टीचर है, हाँ। वो करख थोड़ा सा चेहरा बिल्कुल ऐसा ही होता अगर और फ्लक्चुअल चेहरा था टीचर सर ही होते थे कि हाँ जी। बिल्कुल स्ट्रिक्ट। अच्छा, उनके चेहरों पे ना ऐसे करके एक लाइन एक छाप आती थी, वो दूर से पता लगता है मैथ्स का टीचर है सब। तो अब थोड़े से फ्लेक्सिबल टीचर भी आया ना, तो क्या बबल खिला के आप लोग टीचर रखते हैं, लास्टिक आ जाए मुंह पे, क्या करते हैं? अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें हम, जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए यूरोपियन, तो हम अगर देखें तो हमने ये चीज़ अच्छी अडॉप्ट की हमारे यहाँ दोनों चीज़ों में, एजुकेशन में भी और पॉलिटिक्स में भी, कि अब स्माइलिंग फेस आ गए। बिल्कुल है बिल्कुल, ना, आप सॉफ्ट स्पोकन भी हैं, आप जेंटल, आपकी पर्सनैलिटीज भी हैं, तो ये चीज़ें जो है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आती हैं। पब्लिकली भी आप देखें, बच्चों पे भी अच्छा इम्पैक्ट आता है, स्माइल करके मिलना चाहिए। और प्रिंसिपल का भी बड़ा एक ऐसा होता था कि करख्ता मुंह बनाया, मैं बड़ी जाते हुए पेरेंट्स भी डरते थे, वो पहले मैं सोचती थी मैं वो ऐसा सख्त कैसे बनाऊं कि बच्चों को लगे मैं बड़ी बारूद हूं, लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं। बिल्कुल। वो पता है क्या, वो ऐसे लगता है कि आपने ना पंपकिन के ऊपर दो आंखें रखी हैं, समझ नहीं आता, अजीब हो जाता थोड़ा सा, ऐसा होता है ना टीचर। दूर से डर डर के ना ऐसी मतलब खतरनाक वाइब्स आ रही होती थी ऐसे टीचर से, स्पेशली जैसे मैथ्स और साइंस। मेरे तो जो प्रिंसिपल थे वो, क्योंकि हमारे फादर थे, लेकिन उनके अगेंस्ट में एक दफा आए, तो हमने जब 8th में थे हम तो नहीं जाते थे, पीपल है कोई वो टेररिस्ट है,
कोई ना। तो इस तरीके से बच्चों का ये चीज होती है। अच्छा एक चीज मुझे और कि माशाल्लाह आप लोग उर्दू बोलते हैं, बहुत खूबसूरत उर्दू बोल रहे हैं और बहुत खूबसूरत जुबान है उर्दू, और पाकिस्तानी हम तो बोलते ही मोहब्बत की जुबान है। तो मुझे ये बताएं कि जो टीचर्स अंग्रेजी पढ़ाने आते हैं, एक तो उनका मुंह क्यों खुला रहता है? एक्शन की वजह अच्छा से। नहीं, ये जो टेढ़ा होता है यहाँ से मुझे नहीं समझ आती। मैंने एक दफा एक बंदे को बोला, मैं जबड़े में दर्द नहीं होती तुम्हारा, ये इतना मुंह अजीब सा बोल के, मतलब फॉर्म होती है आप उर्दू अंग्रेजी में तो ये वाला क्यों हो जाता है? ये थोड़ा सा, ये क्या प्रॉब्लम है? वो तो ब्रिटिश फीलिंग आती होगी ना। अच्छा वो जुबान भी टेढ़ी है, मुंह यहाँ से टेढ़ा ना, तो वो नहीं निकलता, मुझे तो समझ नहीं गोरे आता। से लेकर बहुत ज्यादा लेकिन एक्शन बहुत ज्यादा डेवलप है करने की ना, कोशिश develop करते हैं ना, करने हाँ, की तो फिर कोशिश करते तो हैं। मैंने एक दफा पूछा था, मैंने कहा भाई क्या डायरेक्ट इलेक्ट्रिक वार्ड को हाथ लगा के आता है? कुछ होता है ना, वो फीलिंग मेरी डेवलप नहीं होती, मुझे मतलब उर्दू चली वो artificial शिक्षक की जो लगती है मादरी उसके अंदर। जबान होती है ना, वो कोई भी हो सकती है। हमारी माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में जितनी ज़बानें भी बोली जाती हैं, ये बेहतरीन और खूबसूरत ज़बानें। हर शख्स जब उर्दू बोले या अंग्रेजी बोले, लेकिन जैसे ही वो बोलता है, हर शख्स की ज़बान के पीछे छुपा है। बिल्कुल दोनों सूरतों में एक तो ये पता चल जाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी उसकी मदर टंग है ना। बिल्कुल यानी बलोची है, पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है, गुजराती है, हसीन जबानें ना, बिल्कुल दुरुस्त है। तो सारी हसीन जबानें ना, सब सुन के खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है और समझने की कोशिश भी करते हैं। बिल्कुल। और मैं तो कुछ ऊपर आ से भी गुजरती जाती है समझ। नहीं मेरी तो ऊपर से गुजरती जाता है। आपके पश्तो के आपके साथ तो- आप बैठ जाए, पश्तो वाला ऐसा लगता है प्योरली ब्रिटिश बोल रहा है ना, अंग्रेजी का करके वो जब कहा जाएगा अच्छा ये पश्तो है। बिल्कुल। और जहाँ तक एक्सेंट डेवलपमेंट की बात है, तो हम एक्सेंट डेवलपमेंट के ऊपर एक दौर चला था, अब तो वो शुक्र है कि लोगों की समझ में आ गया है कुछ 8-9 साल से। वरना जब हम लोग खुद भी स्टूडेंट होते थे ना, तो एक जब हम लोग भी सोचते थे कि चलें इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं, तो वो लोग भाई एक्सेंट, अरे भाई एक्सेंट आपने करके क्या करना है? कोई दूसरा शख्स आपका एक्सेंट बना के बोलेगा उर्दू का? तो बेसिकली होना ये चाहिए कि कम्युनिकेट करने के लिए आपकी ज़बान अच्छी होनी चाहिए, कि बस आप कम्युनिकेट कर दें, ना कि आप अपना मुंह टेढ़ा कर लें और एक्सेंट बनाने के चक्कर में। अच्छा लेकिन एक बात ना है, इधर आपने के रहें, इतनी ना उधर खूबसूरत के। बातें की जो वाकई में है ना, प्राउड ऑफ यू कि आज बहुत अच्छे मेहमान थे ऑनेस्टली। ठीक है कि बात कर, अच्छा मैं पता है क्या, अंग्रेजी में बात करने में मजा नहीं आता। आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने मुल्क की जुबान को पोर्ट्रे करें, ठीक बिल्कुल है। ऐसे और ही। जिसको आपने खुद भी एक्सेप्ट किया कि अच्छा मेरा एक सवाल रह गया कि इंग्लिश 10 पढ़ाने से बेहतर नहीं कि एक बुक आ जाए। नर्सरी के बच्चों के सिलेबस के अंदर नॉवेल रखा हुआ है। Yes. अच्छा वो एक मेरा भांजा मुझे बता रहा है, मुझे कहता है मामू ये जो है ना इसमें कलर बहुत अच्छे किए जाते हैं। मैं कहा बेटा वो कैरेक्टर है, उसको बेचारे को ऐसा बनाया हुआ है। तो अब बच्चों को पता नहीं व्हाट इज नॉवेल। आप 7th-8 में जाके बात करें तो समझ आएगी ना। तो ये इतना ओवरबर्डन क्यों कर दिया हाँ, बच्चों प्री को? प्राइमरी overburden लेवल्स तो में करिए। खास तौर पर एक्चुअली कुछ स्कूल्स जो है हमारे यहाँ, देखिए दोनों तरह के लोग हैं, और हमारे यहाँ आपको ये भी पता है कि हमारे यहाँ भी क्लास डिफरेंस तो है ना। अब ये कुछ मार्केटिंग पॉलिसीज़ होती हैं कि लोगों को एडमायर करने के लिए हम बहुत ज़्यादा किताबें इस तरह से रख लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को लगे कि जी बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है या बहुत हाई फाई उनको बच्चों को अभी से जो है ना हमने वो लिटरेचर पढ़ाना शुरू कर दिया और मास्टर्स इन लिटरेचर बना दिया। अंग्रेज तो बना दिए बच्चों बेसिकली अगर आप इस तरह की कुछ चीज़ें आप चाहते हैं सिलेबस में, और वो बच्चे को आपको लगता है कि ये बच्चा इतना कैपेबल है या ये क्लास में इस ग्रेड में ये बच्चा ये चीज़ें कुछ पढ़ सकता है, उसके कैलिबर की ही ओबियसली रखी जाती हैं वो चीज़ें, चाहे वो रखा लिटरेचर ही जाए या नॉवेल ही जाए। तो आप उसको कैटेगराइज कर लें और उसको जो है ना सिलेबस का हिस्सा बना दें, उसकी वर्कशीट्स प्रोवाइड कर दें, ना कि आप इतना ज़्यादा बर्डनाइज कर दें, क्योंकि इस वक्त पब्लिकेशन सेक्टर के अंदर भी बहुत एक्सपेंसिव पेपर हो गया है, बहुत एक्सपेंसिव बुक्स पैक्स इस कदर महंगे हो चुके हैं कि हम लोग खुद पर्सनली सोच रहे होते हैं कि पेरेंट्स बेचारे कैसे परचेज करेंगे। बहुत तो मुश्किल जब हम ये सोच रहे हैं कि हमारा सोचने का ये काम नहीं है, हम तो भाई स्कूल चला रहे हैं ना, तो हम क्यों सोचें। लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि इस वक्त किस तरह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है और जो पेपर के रेट्स हाई हो रहे हैं और डे बाय डे हो रहे हैं, साल में 2 से 3 दफ़ा जो है वो एक किताब के ऊपर इंक्रीज हो जाते हैं रेट्स, तो पेरेंट्स के ऊपर अच्छा खासा उनकी Burden जेब आता पे बोझ आ जाता है। तो इस चीज़ों को आप करने के बजाय बेहतर तरीका ये होता है कि उसको कुछ चीज़ों को आप कैटेगराइज करके और आपने जो भी आपका सेमेस्टर सिस्टम है, मॉड्यूल सिस्टम है, Parts में उसके करें। अंदर उसके पार्शली उसको पढ़ाएं, इतनी ज़्यादा बुक्स ना रखें ताकि पेरेंट्स पे भी ज़्यादा बोझ ना हो और बच्चे को भी वो देख के ऐसा फील ना हो कि बहुत हैवी बैग है। और दूसरी चीज ये कि बच्चा याद नहीं कर पाता वो चीजें। अच्छा बच्चा रेक्टिफिकेशन पर तो आ जाएगा, रट्टा तो मार लिया ना रट्टा मैंने तो और आपने, लगा रट्टा भी दिया, लगा बिल्कुल दिया, ठीक ठीक है। है, हाँ। लेकिन आपको बेसिक नहीं पता कि फंडामेंटलिस्ट, बहुत matter अच्छा मसला करती है। यहाँ पर ये है, अब हर कोई अभी तक पीरियोडिक टेबल पढ़ता है, ठीक है, ऐसा किसी ही। को पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगा। अच्छा HCl है, ये है CpCr2 H2O 1 2 3 इस तरह करके मुझे याद है, लेकिन अब मुझसे 11 के बाद पूछेंगे मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने दब के रट्टा मारा था और ऐसा वाला रट्टा मारा था कि उस वक्त कोई मुझसे पूछता तो लगता है मैं साइंटिस्ट हूँ, लेकिन अब मैं जहाँ गुजरा वो खत्म हो गई सब कुछ। Exactly. तो ये चीज गलत है, मेरी अपनी भी दो गलत है। चीज़ें हैं,
हर दो चीजें हैं इसमें भी, अगर टाइम है तो मैं बिल्कुल, जी, बिल्कुल जी, टाइम है, बिल्कुल, आपके लिए तो बिल्कुल। टाइम ये है। देखें, लोग कॉन्सेप्शनल स्टडीज बहुत ज़रूरी है, जिसको हम रोड लर्निंग कहते हैं, हम अपनी टर्मिनोलॉजी में एजुकेशनिस्ट जो है। रोड लर्निंग यानी कि प्रैक्टिकली आप पढ़ाएं, कॉन्सेप्शनल स्टडीज कराएं, लेकिन रोड लर्निंग यानी रट्टाफिकेशन भी ज़रूरी है। आप कुछ सब्जेक्ट्स को रट्टा लगाना आपके लिए ज़रूरी है। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी कि आप अगर साइंस पढ़ा रहे हैं तो प्रैक्टिकली आप पढ़ाएं, जैसे कि आपने बताया कि आपने जो है ना वो रट्टा लगा लिया, देन आप भूल गए, ठीक है, उसको आपको प्रॉपर्ली जो है ना उसको एलिब्रेट करने चाहिए, तमाम फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, उसको कहीं ना कहीं उसको एग्जाम्पल के साथ उसको पढ़ाया जाएगा तो आपको याद रहेगा भाई ये ठीक है, ये वाटर का फार्मूला है, या इसकी टर्मिनोलॉजी है, या ये बाकी दूसरी चीज़ें हैं आपकी जितने भी एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर आप टेबल्स को, जैसे कि हमारे यहाँ एक मैपिंग हो जाती है, अब टेबल्स को भी हम लोग इस तरह से मैप के थ्रू पढ़ाते हैं, तो वो जो सिस्टम है कि हम काउंट करके पढ़ते हैं वो इजी है, लेकिन उससे बच्चों को बहुत टाइम टेकिंग है। अगर आप टेबल को लर्निंग इस तरह से करें कि मेमोराइज कर लें, तो जो बच्चे अच्छी तरह से यस मेमोराइज किए हुए होते हैं उन्हें टेबल्स, तो वो ऐसे इतनी तेजी से कर रहे होते हैं, आप देखें सम्स बहुत तेजी से कर लेते हैं, तो वो एक अच्छा है। तो हम ये नहीं कहेंगे नहीं भाई नहीं बिल्कुल रट्टा तो छोड़ दें। कुरान जो लोग मेमोराइज ही करते हैं, रट्टा ही लगाते हैं, वो जो हाफिज कुरान होते हैं वो याद करते हैं, वो याद करते हैं, हाँ वो याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं उसको ना, उसको दिल। नहीं, कुरान का मसला पता है क्या, मैं थोड़ा सा जमीन क्लियर कर दूं क्योंकि मैं हूं, तो मकसद ये होता है कि कुरान एक वाहिद किताब है दुनिया के अंदर जो कि अनपढ़ भी पढ़ जाता है, जी सबसे ठीक है, ज्यादा जिसको लेकिन अगर आप मास्टर एक अनपढ़ के आगे रखेंगे वो नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। बिल्कुल। और दूसरी चीज, अगर ये किताब है मास्टर्स की, मैंने आपके सामने रखी है, आप पढ़ें, आप बहुत बेसुरी भी पढ़ सकती हैं, लेकिन कुरान की तिलावत जो भी करेगा, मेरे रब का ये कहते हैं ना मौजज़ा कि वो बहुत खूबसूरत आवाज बिल्कुल, है, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। मेमोराइज नहीं होती, वो दिल में उतरता है, कुरान में पाक, उतरता वो है। याद करते हैं। हाँ, बिल्कुल, ठीक बहुत है जी। अच्छी अच्छा जी, बात अब है। ये बात हम करेंगे, इसी के साथ साथ जबीन की बातें आज सुनकर मुझे वो वक्त याद आ गया जब हमें भी सिखाया ये जाता था, अनम वाकई में आज आपने मेरे लिए वो मेमोरीज कॉल की हैं। जब मैं मैट्रिक में था तो हमारे टीचर हमेशा यही कहते थे कि हमेशा याद करो तो दिल से करो, वरना याद मत करो। और मैं, अच्छा वो वक्त था कि बच्चे अनम पास नहीं होते, 5 पेपर में 7-7 पेपर कर दिए, बेचारों ने फेल ही होना। अच्छा वो वाली चीजें कि फिर माइक्रो हो रही होती हैं, और फिर आप फोटोस्टेट की दुकानों के बाहर देखिए क्या रश लगा हुआ होता है कि भाई मेरी वाली पहले कर देना, सुबह पेपर है वाला। तो ये चीजें आप जब तक अपने अकाउंट से ये चीजें खत्म नहीं करेंगे कि हमने बच्चों को ओवरबर्डन करना है, तो चीजें सही नहीं होंगे। दूसरा मैं ये कहूंगा कि आप जैसी प्रिंसिपल बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बिल्कुल। आप जैसे टीचर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बहुत शुक्रिया। जो कि हंसते खेलते ना आपने जैसे कहा कि आपका कोई मसला थोड़ी, आपके बच्चे 500 बच्चा तो 500 बच्चे आगे के क्लास में जाएगा ना, अगर 500 में से एक मैट्रिक करके निकल गया तो 100 बच्चे और आ जाएंगे, तो कोर्स लेंगे। लेकिन दर्द समझना कि ये कोर्स नहीं ले सकते, तो आप एक चीज ये करेंगे, ओवरबर्डनिंग ना करें, और आपका बच्चा अगर उसने कुछ बनना है तो वो 4 बुक्स में भी बन जाएगा, और नहीं बनना तो 5 तारों वाला स्कूल वाला बच्चा भी फेल ही रहता है। वो डेज ना भी बनाए तो आप वो वाली बात है कि अब अजीबोगरीब है ना, एक बच्चा उसको पंपकिन बना दिया, एक को पांडा बना दिए, वो भाई आप बच्चे को सोने दो, तो इतना ज्यादा बेहतर होता है कि बच्चे के माइंड पर अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ेगा। इसी के साथ छुट्टी का टाइम आ रहा है, हम दूसरे ब्रेक पे जाएंगे, तो जाते जाते मैं सबसे पहले जवीन से, क्योंकि मैं आखिर में नोट लूंगा, क्योंकि बड़ा एक कहते हैं ना कि एक सबक अमीज नोट होगा, वो डन है। तो सबसे पहले हम अरीबा की तरफ से, जी अरीबा क्या कहना चाहेंगी आप आपके स्कूल सिस्टम से या आपके बच्चों से, क्योंकि आप खुद भी एक स्टूडेंट है। श्योर मैसेज देना है, बिल्कुल। हाँ श्योर, मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि मोटिवेट रहें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। जबरदस्त। अच्छा मोटिवेट, अच्छा यहाँ पर मोटिवेट मोटा वाला वेट डाल देते हैं, नहीं, वो वाला मोटिवेट वाला ना, तो मोटा वाला वेट नहीं डालना, लोगों पे मोटा वेट डाल देते हैं, लोग आते नहीं मोटिवेट होने के लिए। जी मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा, ये स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहूँगा कि मैं अपने साथियों को, आप यूथ खुद भी होता है, आप कौन से काज आदम हम नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब जो स्टूडेंट्स हैं, अब जो स्कूल लेवल पे जो पढ़ रहे हैं, जो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो हम ये मैसेज उनको देना चाहेंगे कि जैसे कि हमारी मम्मा ने बात की, मैम ने जो बात की कि जो है वो रोड लर्निंग की तरफ भी जाएं, लेकिन कंसेप्शनल स्टडीज की तरफ जाए, खास तौर पे स्कूल स्कूल ऑनर्स जो है, ये जो टीचर्स हैं, वो जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्टडीज तरफ जाएं, ताकि बच्चे जो है वो सिर्फ जो है वो डिग्रीज लेके पास आउट ना हो जाए, लेकिन काबिल भी बने। जबरदस्त। और दूसरी चीज ये कि मैं ये कहूंगा कि जैसे आपकी मामा है, ये प्रिंसिपल है मैम, हफ्ते में 2 दिन प्रिंसिपल को हर क्लास का टूर करना चाहिए, ठीक है, वो एक फ्री पीरियड हो, उसमें जाकर पूछे कि बेटा आपको कहाँ प्रॉब्लम है, और फिर वो स्किल से जब वो पढ़ाएंगी
तो फिर बच्चे Exactly, ज्यादा जैसे हमारे स्कूल में बिल्कुल होता है, हमारी जैसे। ऑब्जर्वेशनल क्लासेस होती हैं। जबरदस्त, ये होना चाहिए जी। अच्छा, आप ये मैसेज दें, आप ये बताएं कि हाँ, मैसेज क्यों दें? अनम क्या हो गया समझ लो। लोगों को। मैं अनम की पसंद का मैसेज दे देती नहीं, अनम बहुत अच्छा, नहीं आज माशाल्लाह एक बात तो बोलूं कि मैं वाकई में आज तारीफ करूंगा कि अनम जिस तरीके से आज फ्लो से बोली है ना, अब मुझे लग रहा है कि खुदा हाफिज़ होने वाला है। नहीं, आप ये बताएं कि जो बच्चे आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए क्या फॉर्मेलिटीज है, स्टार्ट कैसे, कहते हैं ना एक पाइपलाइन कैसे बनती है, क्या करना चाहिए उन्हें? ये पाइपलाइन जो है ना, हाँ। ये दिल से बनती है। सबसे पहले तो आपको, अगर आप ये समझते हैं कि मैं खुद एक अच्छा शहरी बन सकता हूँ इस मुल्क के लिए, और फिर मैं किसी दूसरे को भी बना सकता हूँ, जबरदस्त, और उसको भी मैं कारामद इंसान बना सकता हूँ इस माशरे का, तो उसको फिर टीचर बनना चाहिए। कि जबरदस्त। बच्चों के लिए, कि बच्चों को देखो तालीम मस्ट है, तालीम एक जेवर है, तो तालीम ही हमें इंसान को इंसान ही बनाती है। तो बच्चे जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में तालीम के हवाले से, उनके लिए क्या है मैसेज? तालीम के हवाले से यही मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि आप तालीम की अगर फील्ड में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप खुद स्टूडेंट जो है ना, और जब वो उनकी स्टडीज़ कहीं ना कहीं जाके वो समझते हैं कि अब हमें इस फील्ड में आना चाहिए ड्यूरिंग स्टडीज़, तो पहले तो वो अपने जो है स्टडीज़ एरा जो है उसको मेमोराइज करें सारा, और देखें कि उनको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आई। सही, जहाँ उनको प्रॉब्लम आई ना, वो सोच लें कि अब मुझे जो है ना इसका सोल्यूशन निकालना है। सपोज मैथ्स आपको नहीं पसंद था और आपको लगता है कि मैथ्स मुझे समझ में ही नहीं आता था, अब आप उसका रीज़न तलाश करें कि आपको क्यों समझ में नहीं आता था। ठीक है, आपको जो है ना वो टीचर्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी, रीज़न क्या था उसका, तो आप वो चीज़ें एलिमिनेट करने की कोशिश करें एजुकेशन में से। आप जब एजुकेशन में ये कोई एक मोटिव लेके आएंगे कि आप ऐसी बेटरमेंट एजुकेशन में ला सकते हैं, तो आपका सर्वाइवल भी अल्लाह ताला की तरफ से भी अच्छा हो जाता है और आपका भी बेहतर हो जाता है। यानी जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, Yes, फिर वो आगे मजीद आप स्टूडेंट्स कोशिश फेस ना करें कि करें। वो, मैं ये नहीं कह रही कि भाई कोई ऐसे क्लास का बच्चा आ सकता है, कोई डिवीजन होल्डर आ सकता है, कोई पोजीशन होल्डर आ सकता है, नहीं, जो बच्चा जिसने सरवाइव किया है ना एजुकेशन में, एजुकेशन हासिल करने के लिए जिसने टफ टाइम देखा है, जिसने हार्डशिप की है, वो बच्चा सबसे अच्छा टीचर बन सकता है। जबरदस्त, और जबरदस्त। एक मैसेज पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी क्लासेस में भी बच्चों से कहती हूँ कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। स्टूडेंट्स का कभी उस्ताद को या पेरेंट्स को भी कभी ये याद नहीं रहता कि ये बच्चा जो है ना फर्स्ट आता था क्लास में, या टॉपर था, उसको ये याद रहता है कि कौन बच्चा जो था वो मेरा ज्यादा अदब करता था। और तारीख गवाह है, आप इस्लामी तारीख भी उठा के देख लें, आप यूरोपियन तारीख भी उठा के देख लें, कि जो भी स्टूडेंट हो या कोई छोटा बच्चा जो कि औलाद हो किसी वालदैन की, जो वालदैन की का अदब करता है या अपने असातिज़ा का अदब करता है, तो आगे जाके टॉपर कभी भी कामयाब नहीं होता दुनिया में, कभी भी वो जो है वो नाम पैदा नहीं करता दुनिया में, लोगों का वो फेवरेट नहीं होता कभी भी। वो शख्स हमेशा फेवरेट होता है, वो शख्स हमेशा कामयाब होता है जो बाअदब होता है अपने वालिदैन के लिए और अपने उस्ताद के लिए। जबरदस्त, जबरदस्त। इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत कि आपने शुक्रिया। हमें Once again, और आप लोगों ने दोबारा जरूर आना है, क्योंकि इसी इंशाल्लाह। तरीके नहीं, से अब तो ये हमें ज्वाइन करती रहेंगी, डील हो चुकी है। अच्छा जी। और दूसरी चीज ये है कि क्योंकि पॉजिटिव नोट जाना चाहिए, बातें आप बहुत करते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव नोट जाकर कोई एक बंदा भी आपसे सवर गया ना, तो आपका मकसद पूरा होता है। इसी के साथ ब्रेक के बाद हमें दूसरे मेहमान ज्वाइन करेंगे, तब तक तो हम जाते हैं अनम की बकौल चाय के लिए। और जी वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मॉर्निंग डिलाइट विद अनम। साथियों, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इसी के साथ हमारी चाय भी आ गई है। हमारे जो पहले गेस्ट थे वो रुखसत ले चुके हैं, क्योंकि बहुत मुझे अच्छा लगा उनके साथ बात करके और उन्होंने हमें ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ आपको अच्छा लगा? जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपका पता नहीं। अच्छा, ये तो वो वाली ये कॉपी कर रही है एक शो को, बुरी बात अपने शो को कॉपी मुझे तो अच्छा लगा, इसका मतलब नहीं है। नहीं, इसी के साथ हमारे दूसरे मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा अनम, एक बात मैं बोलूंगा, हमें तो अच्छा लगा, पता नहीं उनको अच्छा लगा नहीं लगा। ये हम आपको पूछ के बताएंगे कल के शो में, यानी अगले शो में जब भी हम करेंगे इंशाल्लाह। जो भी कहते हैं ना कि कल का तो अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए, अगले शो में जरूर बोलते हैं, क्योंकि कल का तो किसी को भी नहीं पता ना, तो अल्लाह ताला के हाथ में इंशाल्लाह जब नेक्स्ट शो करेंगे तो हम बताएंगे। हमें 4 नए मेहमानों ने ज्वाइन इन किया है, जिसमें से एक के लिए तारुफ अनम करवाएंगे, लेकिन मैं बताता चलूं कि 3 बहुत कॉन्फिडेंट है एक साइड पर, और जो मेरी साइड पर है वो बेचारा मैं तो नहीं बैठ रहा।
मैं तो नहीं बैठूंगा, मैं तो आप लोगों के मुंह पर आया हूँ। मुंह पे क्यों आया भाई, गाड़ी पे आया होगा, मुंह पे कैसे आ सकते हैं? अच्छा ना, मुझे ये समझ नहीं आती आपके मुंह पर आया हूँ, ये मतलब बस ये अंदर की बात है। अच्छा जी, अब कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, इनका तारुफ अनाम करवाएंगी। जी, सबसे पहले हमारे साथ है राहिला आबिद, जो कि मेकअप आर्टिस्ट है, ब्यूटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ सबा अरशद, वो भी ब्यूटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और उनके साथ जो बैठी हुई हैं बहुत ही प्यारी सी हैं, आयशा रशीद, जो कि एक मॉडल है, टिकटॉकर है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अच्छा, आप लोग ऐसे लग रहा है शूट होने वाला है, थोड़ी देर बाद ये वाला पोज आएगा, थोड़ा सा दुपट्टा पकड़ लें, थोड़ा सा ये साइड, मतलब एक आपका टेक्सचर ऐसा आ रहा है मुझे, तो मतलब एक आप उसी ऑरा में चली गई कि कुछ भी हो सकता है। एक मॉडल लुक ही आ रहा है। नहीं, वो एक होता है ना, वो नजाकत होती है। अच्छा नहीं, अच्छा वो एक नजाकत होती है ना, जब आपका जो एक वो होता है मॉडल, अच्छा मैं इस तरफ देखूं उस तरफ देखूं, तो वो थोड़ा सा एक फील आ रहा है, फोकस करती है ये चीज ज्यादा फोकस अच्छा भी होता है। देखिए, आप अपने प्रोफेशन के साथ जितनी लॉयल होंगी, जैसे कि ये दो हमारी जो खवातीन हैं, ये अगर आपको खूबसूरत नहीं बनाएंगी, अपने हाथ का हुनर छुपा कर रखेंगी, तो फिर हम अच्छे कैसे दिखेंगे? ठीक है ना, मतलब वो वाला अच्छा मैं नहीं, मतलब ये वाला अच्छा, कि ये इतना मेकअप तो हम नहीं करते, लेकिन ये एक बात मैं बताऊं, नहीं एक बात, इसका एक चीज मैं बताऊं कि बीइंग अ ब्यूटिशियन ये चीजें बता रही होती है। अच्छा, ये जुनेद हमारे साथ मौजूद है, ये बोले पीछे कैमरे के क्यों बोल रहे भाई? जी, ये हमारे साथ जुनेद है। अस्सलाम वालेकुम। पूरा नाम बोलो। जुनेद मेमन जी। अच्छा, ये मेमन कौन से वाले? कच्ची में। अच्छा, इतना डर की कच्ची में अच्छा, ये वो वाला नहीं, तो मैंने सिपारे ले लिया। नहीं, वो वाला नहीं। नहीं, वो वाले नहीं है। एक आवाज ऐसी निकली थी ना, आप लोग को फील हुआ, मैं तो खा के आया, मैं खाना घर से खा लेता हूँ। नहीं, वो वाले नहीं है, वो वाला नहीं है। ये नहीं, अच्छा ये मेहमान नवाज बंदा, लेकिन नहीं, एक आवाज जो और आया था ना, बस कर दो। बस कर दो। बिल्कुल। तो आप बोले मैं गाड़ी पे आया था। नहीं, अभी वैसे ही बेचारे वो किसी और के बंगले में। अच्छा, ये साथ वाले बंगले में घुस कर वहां से भी उसे इस तरफ। अच्छा जी, हम पहले तो असल में जिशान ने मिसगाइड कर दिया था ना मेरे को। जिशान ने बात सुबह कौन सा झूठ आया नहीं। अच्छा, ये कहते हैं ये वो वाला झूठ है जो पकड़ा ना जाए। अच्छा जी, हम आते हैं आयशा की तरफ। सबसे पहले कि आयशा, आपके साथ ब्यूटिशियंस दो बैठी हैं, ठीक है, जस्टिफाई आपने करना है। अच्छा, आप लोगों ने भी सच बोलना है, सुबह सुबह का टाइम है, सच बोलना अच्छी बात होती है, वरना पूरा दिन बड़ा बुरा गुजरता है। अच्छा, ये बताएं कि आयशा आप कौन सी वाली हैं, कि आप जाकर मुंह धोकर बैठ जाती हैं, या आप ये कहती हैं कि नहीं नहीं ये वाला कलर क्यों लगा रही हैं, ये तो अच्छा ही नहीं लगेगा? अच्छा, उनको पता है कि मेकअप करना है, तो आप तंग करती हैं या कहती है कि नहीं जैसा आपको ठीक लगे मेरे फेस ये कभी आपने बोला हो क्या एक साइड आप कर दें, दूसरी साइड मैं खुद कर लूंगी मेकअप? देखिए, मेरे लिए तो मेरा जो एक्सपीरियंस जो रहा है ना, वो ऐसे रहा है, जब मैं अपनी ऑनर के साथ बैठती हूँ, जैसे ये सब अर्शद थे, तो मुझे इतना पता होता है इनके पास बैठी हूँ तो मुझे अच्छा ही मेकअप करेंगी, और ज़रा सा भी अगर मैं चूँ चाँ कर भी देती हूँ तो आयशा क्या कह रही हो तुम? ये कभी मैंने गरम आयरन लगा दिया सर पे, चुप करो। ये तो मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। तो फिर आप नाम बोला करें ना, देखो कैसे बदले लिए जाते हैं। असल में ये नहीं करती कि जो वर्कर होती है वो इनका बदला मुझसे SMS निकाल कर लेती देती हूँ, है, SMS कर देती है कि वो आयशा वाली आई उसके साथ ये कर लेना, ये कर बहुत लेना, बोलती ठीक है। बोलने की तो खैर मेरी आदत है, लेकिन मैं इनके साथ जब बैठती हूँ तो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठती हूँ, क्योंकि मेरा मेकअप जो होता है परफेक्ट मेकअप होता है। तो माशाल्लाह आपका फेस बता रहा है, और मैंने जब इनका मेकअप भी देखा था एक इवेंट में, मुझे बहुत ही पसंद आया था। मैंने उनसे वही कह दिया था आप आ जाए मेरे शो में। जी, आपके बुलाने पर इंशाल्लाह ताला हम लोग आए। बहुत आप मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने मुझसे बात की, मेरा वेलकम किया उस शो में, तो मैं बहुत खुश हुई। जी, शो भी इनका था, ये भी ब्यूटिशियन है और ऑर्गेनाइज इन्होंने शो किया था, और बहुत अच्छा हमारा वो शो गया था, और उसमें बहुत ये समझें कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शोज़ के हवाले से भी, हमारे प्रोफेशन के हवाले से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे भी जो इस तरह फील्ड में लाने वाली जो हैं, वो ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है राहिला, यही है फील्ड में लाने वाली, और इसी ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हारा इतना अच्छा काम है, तुम आगे आओ, अपनी स्किल्स दिखाओ। और इनकी वजह से ही मैं जो हूँ अपनी ब्राइड्स, अपने मेकअप्स, हम लोग अपने मुख्तलिफ इवेंट्स में जा रहे होते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और क्लासेस दे रहे होते हैं, तो ये है कि इसमें राहिला का बहुत बड़ा हाथ है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, दोस्त इतनी अच्छी आर्टिस्ट है। अच्छा, एक चीज मैं बोलूं अनम, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि माइंड तो नहीं करेंगी आप आयशा, देखिए आयशा को मेकअप आपने किया अभी? जी। अच्छा, आयशा बहुत फेयर टोन पे नहीं है, नहीं, लेकिन इतना सेटल्ड मेकअप है कि इतना अच्छा लग रहा है वाकई में, बहुत मतलब यही लग रहा है कि अच्छा इनकी अब जो एक मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूंगा कि आपका जो एक हुस्न है ना, वो पुराने जमाने में अगर हम इंडिया में देखते थे ना,
जो एक मशरकी हुस्न था, बिल्कुल, आपकी आईज प्रोमिनेंट है, बड़ा आपका तीखा सा नाक है, तो वो चीज, लेकिन उसको बड़े अच्छे तरीके से ना इन्होंने वो एक होता है ना बिल्कुल, कि आपके सामने एक किट पड़ी हुई है और रंग उठा के पेंट घोला और लगा दिया। बिल्कुल, मैं तो वो काम कहूंगी नहीं कि किया। ये इनका साथ फेस selfie जूम है। करके दिखाएं, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि लेंस के बगैर मेकअप अच्छा नहीं होता, लेकिन आप देखें कोई लेंस नहीं अच्छा, है। आंखें बंद बहुत ही कीजिएगा अपनी, आंखें बंद करें, बहुत ही प्यारा मेकअप किया है, बहुत नेचुरल लुक आ रहा है, मुझे बहुत बिल्कुल। पसंद है। अच्छा, एक इनके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। अनम उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, बिल्कुल। वरना ये जो आपकी आंखें होती है ना, ये काफी दफा ऐसा लगता है कि अगर आपने लाइट बंद हो गई कहीं पे थोड़ी सी, तो आपका तरा निकल जाएगा। और आपसे तो हम यहाँ पे लाइव डेमो भी करवाएंगे। जी इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर हम बात करते हैं कि अनम की बात करें कि ब्यूटिशियन है ये भी, ठीक है जी, और बहुत खूबसूरत अंदाज में एक दो चीजें लगाती है अपने चेहरे पर, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर्ली दूसरों को मेकअप करते हुए तो देखा नहीं, एक दो दफा था जो मेरे सामने, तो वरना हम अच्छे तरीके से बात करके साइड पर, अनम ऐसे ही था, ठीक है, लेकिन अनम को मैंने दो चेहरों पर मेकअप करते हुए देखा है कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं जहाँ पे क्वालिटी होती है वहाँ बयान करनी चाहिए कि वो जब खातून खुद मेकअप करती थी तो वो भाई लगते थे, लेकिन जब अनम मेकअप करती थी तो वो बहन बहन लगती थी हमें। तो ये बताएं कि आप अपने गुण बताती हैं कि आप भाई को बहन और बहन को भाई कैसे ये वाकई ही एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट अपना काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, सही बात है। और ये है कि मेरा जो सिग्नेचर स्टाइल यही है कि मैं फीचर्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस भी नहीं करती कि आपके अपने जो फीचर्स है, आपका अपना जो फेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और इतना भी नहीं चेंज कर लेती कि भाई आपको जो अगला बंदा वो देख के कहे कि भाई बिल्कुल ही ये तो दूसरा बंदा हो गया है, या बिल्कुल कॉम्प्लेक्शन जो अगर जैसे इसका अब आप कह रहे हैं कॉम्प्लेक्शन का कि इसको कॉम्प्लेक्शन ख़त्म करके बिल्कुल आपने और एक अलग सा बंदा, अलग सा मेकअप इस तरह हो जाता है, इस तरह मुझे खुद भी नहीं पसंद ये सब चीज़ें। तो ये मैं कहती हूँ खुद नेचुरल आपके फीचर्स लगने चाहिए कि आपके ये फीचर्स हैं। ब्यूटिशियन या मेकअप का मतलब यही है कि आप अपने मेकअप को या उस बंदे के फीचर्स को थोड़ा सा इतना इन्हेंस करें कि उसकी जो थोड़े से डार्क सर्कल्स या अनइवन टोन होती है या कुछ भी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी स्किन की, वो थोड़ा सा हाइड करके उसके चीज़ों को या उसके फेस के जो फीचर्स हैं उनको आप इन्हेंस करें, ना कि गोरा चिट्टा। हाँ, ना कि आप उसको बिल्कुल ही घुमा दें कि भाई वो बंदा जो हमने देखा था या जिसकी शादी है वो कहाँ गया। नहीं यार, दूसरी बात है कभी कभार आंखों पे इतना मेकअप होता है कि अगर दुल्हन को गुस्सा आंख से मेकअप उतार के मारे अगले का सर फट जाए, कभी कभी इतना ऐसा भी heavy होता है, makeup होता है। तो तो राहिला आप बताएं कि आप भी मेकअप करती हैं? जी बिल्कुल। पक्की आप भी के, या आप, या ऐसा कभी होता है कि जब कोई बहुत ज्यादा ऐसा बंदा आ जाए कि जिसने आपको तंग किया हो और आपने बोला ले बहन मैं बैठती हूँ मेरे ऊपर मेकअप कर दो, फिर मैं वैसा आपका कर दूंगी, कभी ऐसा किया हो? नहीं ऐसी कोई मेरा क्या try कर मैं रहे? जिंदगी में पहली दफा कोई ऐसी बंदी आई थी उसको मैंने बोला उठो जाओ कहीं और जाके कर, मैं नहीं कर रही मेकअप। तो अगर उसका इवेंट हो, दुल्हन बनना हो, तो वो कहाँ जाएगी बेचारी? बाकायदा उनके दुल्हन भी मेरे पास थे और भी बहुत से उनके क्लाइंट थे, मैंने सबको ले और जाओ, मुझे बहस करना आता ही नहीं है। सही। मैं अच्छा मेकअप कर सकती हूँ, हमारे ऊपर छोड़ेंगे तो हम अच्छा मेकअप करेंगे, आप अपने अगर लेंगे तो आपको आता है तो आप खुद करें। काम भी खराब करती है। आपको अगर आता है तो फिर यहाँ क्यों आए, आप खुद करें ना। लेकिन अनम मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ पाला पड़ता है, बहुत सारे लोगों के साथ पाला पड़ता है, बहुत सारे लोगों को डील करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, और औरत या लड़की या जो फीमेल जो भी होती है आपको इतना पता है कि वो इतनी जल्दी सेटिस्फाइड होने वाली नहीं होती। अच्छा, मेकअप से हो भी जाए ना तो वो हेयर डो में मसला हाँ, कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम रहती है किसी ना किसी चीज की। उस तरह उस सिचुएशन में जाकर ना बंदे को ये होता है कि यार ये क्लाइंट हमसे जाए भी ना और हम इसको यहाँ से खुश करके भेजें कि हम इसकी भी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें और इसका भी अच्छा करके भी, ताकि अगर ये आगे जाए तो हमारे सैलून का नाम हो या हमारे काम का नाम हो। इस हवाले से भी ये चीज़ें बहुत सोचनी समझनी पड़ती हैं। और ये कि कुछ जो कोऑपरेटिव क्लाइंट्स होते हैं उनका काम करके बहुत मजा आता है। वो एक फ्रेंडली माहौल बन जाता है, फ्रेंडली हम उस पर काम करते हैं और जो क्लाइंट जाता है हैप्पी क्लाइंट जाता है तो यकीन करें हमारा एक खुशी अलग, हाँ विक्ट्री होती है, हमें लगता है हमारी मेहनत पार हुई है। यकीन करेंगे कि हर रोज ऐसा फील होता है, हर रोज हम ऐसा फील करते हैं। अगर हम क्लाइंट को सेटिस्फाइड करके भेजते हैं तो ऐसा ही लगता है कि जैसे यार बाकी हमने कुछ किया है। कोई अगर हम उनसे जो पैसा ले रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग में और मेरे लिए यही होती है, जैसे बितिशान ने कहा कि झूठ नहीं बोलना, ये मेरे अपने अंदर की बात है ना कि हलाल करके खा लें, सिर्फ हलाल करके पे आया होती है, आपका जो चेहरे पे आया है ना कि अच्छा। एक चीज मेरा सवाल ये भी होगा कि आप जब करते हैं ना कि आप किसी के साथ डिग्निटी के साथ वर्क करें, अच्छा समटाइम ऐसा भी होता है जैसे आपने कहा हलाल करके खाते हैं। अनम आपके पास आई, मैं आपके पास आया, अनम एक अफोर्डेबल पर्सन है, ठीक है, और मैं अफोर्डेबल नहीं हूँ। आपने हम दोनों का मेकअप किया और मसला ये होता है कि आपने किसी को पता लग गया कि आपने मुझे तो मेजर डिस्काउंट दिया था, तो वो भी आपके बवाले जान बन जाता है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? बहुत नहीं, मैं एक्चुअली मसला ये है कि बाज़ जो है ना ऐसे भी लोग होते हैं कि जो वाकई अफोर्ड नहीं कर सकते, बाद ऐसे लोग होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, हमें अच्छा पे कर रहे होते हैं,
लेकिन मेरी ये थिंकिंग है अनम कि जो मेरा काम जब जा रहा है ना बाहर, तो वो बाहर जाके ये नहीं बताएगा कि मुझे इस बंदी ने कितना पैसा दिया है, वो ये कहेगा कि ये प्रिटीफाई सैलून से आई है, इसका मेकअप प्रिटीफाई सैलून से हुआ है, सबा अरशद ने किया है। तो ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने पैसे कम किए हैं, ये कहेंगे कि ये काम कहाँ से ख़राब और अच्छा या बुरा काम जो भी आया है तो वो इस मुझे करेगा ना, मकसद मुझे जाहिर करेगा या मेरी पहचान होगी या मेरे लिए अच्छा साबित होंगी ना ये सब चीज़ें। इन चीज़ों पे मैं पैसे को नहीं देखती। आपका काम ही वहाँ बोलेगा। जी ऐसा ही है कि भाई अगर अब एक चीज़ एक बंदा देखकर, एक क्लाइंट देखकर, मेरे जो क्लाइंट अल्लाह का शुक्र इतना काम है कि एक ब्राइड जाती है तो वहाँ से 2-3 आती हैं, तो अगर मैं पैसा देख के हम लोग ये काम इस तरह करें ज़ीशान तो फिर हम नहीं कर सकते। नाम बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत मेहनत से बनता है। सही। अगर हम कहीं पे पैसा देख रहे हो ना तो फिर हम बहुत मुश्किल है कि इस तरह। मैडम इनसे तो बात हो गई, अब जुनैद से पूछते हैं इनका सैलून कहाँ पे है। सर जुनैद अपना सैलून बताएगा। तो क्या है आपका अखाड़ा कहाँ? मेरा इंटीरियर का काम है बेसिक। मतलब आप पार्लर जो बनाते हो उसको उखाड़ के फिर बनाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं कि इंटीरियर में क्या क्या काम करते हैं आप? इंटीरियर के हवाले से जैसे कि पूरा बेंगलोर का मैं काम करता हूँ, पूरे फ्लैट्स का काम करता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि बेंगलोर अच्छा लगा उसको बोला कि ये तो मैं रखूंगा, मैं तो नहीं दूंगा भाई? नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जैसे कि अलमारियों का काम हो गया, किचन का काम हो गया, किचन कैबिनेट्स का काम हो गया, फर्नीचर का काम हो गया, इस हवाले से मेरा पूरा। आजकल तो बेड के अंदर भी अलमारियां बनवाई जा रही है, जगह कम हो गई ना, लोगों को उसमें नीचे सामान डाल लेते हैं। बिल्कुल तो ऐसा बेड बनाया अभी तक? बेड बिल्कुल वो फोल्डिंग बेड कहलाता है, वो फोल्डिंग बेड कहलाता है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात इसने मुझे बताई है। मुझे ये बताएं कि आपका जो है गुस्सा कभी ऐसा आता है कि आपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर दिया, डन हो गया? मेरे दोस्त के साथ बड़ा हुआ कि डन हो गया काम, ओके हो गया सब, अनम ने कहा कि क्या काम किया आपने, और जब आप वापस जाकर कॉल करते हैं कि सर पैसे देते कि तुमने तो काम अच्छा नहीं किया, ये कोई काम था? वही बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिस किसी की पार्टी के यहाँ से किसी भी क्लाइंट के पास से हम निकले वो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड ही हो। सही। ये थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे, मैं बैठूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं। ये देखिए जरा। मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? ये दुरूद पाक पढ़ के ना फूंक देती है सब। अच्छा जी, अब हम आते हैं राहिला की तरफ। राहिला मुझे ये बताएं कि आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, आपको जैसे अनम आप लोगों से मिली, ठीक है, तो जब एक जिस तरीके से मुझे बताया कि आप लोगों ने बहुत खूबसूरती से इसको वेलकम किया था, एक तो मोहब्बत का पैगाम गया, उसने आपको शो पे कॉल किया, तो इस शो पे लोग आपको दुनिया में देख रहे हैं, ठीक है जी। तो मुझे ये बताएं कि जब आपके पास कुछ लोग आते हैं वो इंस्पायर हो जाते हैं कि आपने जी सबा को बुलवाया है, आपने अनम को बुलवाया है, आपने ABCD को बुलवाया है, तो हम चाहते हैं कि हम भी आपके शो में पार्टिसिपेट करें, तो उन लोगों को फिर आप क्या गाइडेंस देती हैं? पहले तो कुछ लोग होते हैं वो ये कहते हैं ना कि स्टॉल खरीदो, या क्या पैकेजेस होते हैं उनके लिए? पैकेजेस ब्राइडल प्रेजेंटेशन लाते, जो प्रेजेंटेशन लाते उनको 3000 होते, और जो क्लासेस लेते उनके 1000 रुपीज फीस होते, और जो स्टॉल्स वगैरह लगाते उनके 5000 फीस होते। सही। यही चीज होती है। अच्छा अगर फर्ज करें कि कुछ लोग होते हैं जो कि मेकअप का डेमो जैसे सबा अगर दे रही है किसी को, ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट आता है कि मुझे मेकअप में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही, 100 चीजें होती है जो सवाल होते हैं, तो आप उनको सवाल करने का हक होता है या स्टेज पर आके वो देखेंगे मैडम ने कैसे किया, या आप कहते हैं कि वहीं पे बैठ के बोलो? दोनों चीजें, उनको सवाल करने का भी हक है, वो आके देख भी सकते हैं। अच्छा ये करते हैं जी बिल्कुल, ठीक है। मतलब आप अपनी एक एक चीज वैनिटी की दिखाते हैं कि हम ये चीज यूज कर रहे हैं, या हर उस्ताद की तरह एक हुनर रखते हैं? नहीं अनम, आप ये यकीन करेंगी कि आप अब 3000 रुपीज़ आजकल के दौर में कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। अगर कोई सैलून में कोई प्रेजेंटेशन जैसे लेकर आती हैं अपना दिखाने के लिए, अपना काम दिखाने के लिए, तो आप यकीन करेंगी इस चीज़ से उनको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कि वहाँ पे आपके कितने ही क्लाइंट, जैसे मैं लेकर जाती थी ना, तो मेरा मेकअप देख के जितनी भी ऑडियंस होती थी, स्टूडेंट्स होती थी, हमसे नंबर लिए, हमसे कार्ड्स वगैरह के लिए वो किया, हमसे सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते हैं। वो जो हमारी प्रेजेंटेशन जो एक 3000 रुपीज़ या मैं 2 प्रेजेंटेशन लेके जाती थी ज़्यादातर, वो मैं 6000 जो मैं कर रही हूँ या मैं और जो चीज़ें अरेंज कर रही हूँ वो हमें बहुत अच्छे तरीके से यानी कि मिलता है, रिटर्न होता है बहुत अच्छे तरीके। और स्टूडेंट्स के लिए इतना इन इवेंट्स में इतना कुछ है सीखने को कि आप सोच नहीं सकती। 1000 रुपये में आप 3 घंटे 4 घंटे बैठ के आप एक चीज़ सीख रहे हैं, चाहे उसमें हेयर होता है,
उसमें मेकअप होता है, उसमें आपके हाइड्रा फेशियल चल रहे होते हैं, उसमें आपको हेयर स्टाइलिंग चल रही होती है, स्किन केयर बता रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा जो स्टॉल्स लगते हैं उसमें जो स्किन के हवाले से, मेकअप के हवाले से जो आपकी चीज़ें हैं बिल्कुल, हाँ। जी, आप यकीन करेंगे कि इसमें जो हमारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं इसमें बहुत फायदा होता है अगर कोई अवेल करना चाहे। अच्छा, एक चीज सब और है कि देखें, फर्ज करें मेकअप आप भी यूज करती है ना, ठीक है, सब चीजें होती हैं, तो आप मुझे बताएं कि कभी आपने ऐसा किया कि अनम एक ब्रांड है हमारे पास जिसके पास तमाम चीजें मेकअप की मौजूद हैं, इसका स्टॉल भी लगा हुआ है अनम के नाम का, ठीक है, तो आपने जो भी मेकअप किया वो अनम के ब्रांड का किया और वही स्टॉल पर मौजूद भी है कि लोगों को खरीदने में आसानी हो, क्योंकि अनम वाली बात बहुत अच्छी मुझे लगती है कि हर कोई एक आध गुण छुपाता है, यानी आपने बेस कौन सी लगाई है वो डिफरेंट होती है। तो एक ही प्रोडक्ट से आप मेकअप करके दिखाती हैं कि फर्ज करें अगर यहाँ पर जुनैद बैठे हुए हैं वो सीख कर गए तो वो स्टॉल से चीजें उठाएं और वैसा ही जाके मेकअप करें। ऐसा ही होता है। अच्छा, लेकिन ये है कि एक ये सवाल है कि ठीक है, आपके पास जो मॉडल है आपको पता है उसका स्किन टोन कैसा है, अब जो सीखने वाली जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको आप हर चीज़ बताती हैं कि स्किन टोन के हिसाब से उसी वक्त बताती है, कहती है कि नहीं हमारे सैलून में आए हमें फीस दे फिर हम सिखाएंगे। जो क्लास लेने के लिए वहाँ पर बेसिकली वो आए हुए होते हैं, वहाँ हमारे जो रूल्स हैं वो यही हैं। हम तो आवाज दे दे के कहते हैं सवाल करें, हम आपको जवाब दे दें। बाकायदा जो क्वेश्चन कर रहा होता है, जो हम काम कर रहे हैं वो आंसर देता है, अगर वो तो हमारे पास गिफ्टिंग भी होती है उनको देने के लिए, तो ये है कि ऐसा कोई मसला नहीं। इसके नाम बताते हैं बिल्कुल ना कि सिर्फ मॉडल है सिर्फ उसका ही नहीं, बाकी वहाँ पे जो बैठी होती है उनसे ही आप मॉडल्स उठाती हैं या आप अपनी नहीं, अगर जो ज़्यादातर वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं ना, हमें जैसे कोई ऐसा मॉडल चाहिए होती है कि जिसको यानी कि खुद एक मॉडल एज ए मॉडल हमारे पास बैठे, तो ये है कि अगर वो हमसे कोई क्वेश्चन करती हैं कि इसकी स्किन पे क्या जाएगा या किस तरीके से कौन सा नंबर जाएगा या क्या काम है या इनकी आंखें छोटी हैं बड़ी हैं, स्किन टोन क्या है, वो सब चीज़ें हमें बाकायदा बतानी पड़ती हैं और बतानी भी चाहिए। और बाकायदा ये हमारे रूल्स हैं, ये हमारे जो इवेंट्स के रूल्स होते हैं वो हमें यही बताने का मकसद, ये ऑर्गेनाइज करने का मतलब ही यही है कि आपने जो है ना स्टूडेंट्स को बाकायदा सही करके तफसील से बताना, तो ही आपका रिजल्ट सामने आएगा। बच्चियों को प्रॉब्लम हो रही थे बेस वगैरह लगाने के लिए, उनके लिए मैंने बेस भी बनाया है। अच्छा, ज़्यादातर इवेंट्स में क्या क्वेश्चन आता है कि ये ज़्यादातर लड़कियों को, ख़वातीनों को जो बेस का काम कर रही होती हैं उनको किस में ज़्यादा मसला आता है? अनम सबसे ज्यादा एक सवाल जो हर इवेंट में आपसे बार बार पूछा जा रहा है, बेस का ही होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवरेज का मसला होता है, सबसे ज्यादा आपको स्किन टोन कवरेज का मसला होता है, कितना रखना है, लास्टिंग कैसी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि अनम बहुत सारी चीजें लेने में ना बहुत सारा अमाउंट चाहिए होता है, बिल्कुल, तो यही चीज़ हम लोग काफ़ी अब बताते हैं और इसी चीज़ पे काफ़ी सर्च करके अब राहिला ने मंतशा नाम के से एक बेस बनाई है। आप यकीन करें, मैंने भी जो लास्ट अपना इवेंट हम लोगों ने किया था, वो जो मैंने डेमोस्ट्रेशन मेरी वहाँ पर हुई थी, इन्हीं की बेस से मैंने ब्राइड वहाँ पर रेडी की है। बस अब उसमें कोई प्राइमर नहीं चाहिए, कोई आपको मिक्सिंग नहीं चाहिए, कोई आपको करने की जरूरत नहीं। अब जो बिल्कुल, क्योंकि आने वाले क्लाइंट भी नहीं इतने दे सकते हैं, तो वो इनको एक ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो एक ही पैलेट से वो ब्लशन भी दे दें, आई शेड्स भी दे दें और लिपस्टिक का टच भी हो जाता है। और बेस अब जरूरी नहीं है कि आपको आईब्रो जेल अलग लेना पड़ रहा है, मस्कारा अलग लेना पड़ रहा है, तो इस तरीके से नहीं। बेस का सबसे ज्यादा इशू होता है और बेस आप यकीन करें कि बहुत अच्छी है और मैंने वहाँ पर यूज़ भी की थी। अब इन्होंने स्टार्ट किया अपना बेस का, वो वाकई ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारी जो है ना उसके बारे में भी फिर हम आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में उसका पूरा हम डिटेल करेंगे। सैलून्स कहाँ हैं आपके, वो बताएं। मेरा सैलून जो है, मैंने 2 जगह अपना सैलून शिफ्ट किया था। पहले मेरा बिटाई कॉलोनी कोरंगी क्रॉसिंग पे था, हॉप सैलून के नाम से। तो फिर अब ये है कि मैंने अभी अपनी सेकंड ब्रांच की है कयूमाबाद सी एरिया पर, प्रीटीफाई सैलून के नाम से। प्रीटीफाई सैलून, एक दफा आप बोलिएगा। प्रीटीफाई सैलून, जबरदस्त। अब दोबारा जब ये बताएंगे तो आपने बोलना है, इसको रिकॉल करना जरूरी होता है। प्रीटीफाई सैलून मेरा मंतशा के नाम से करूंगी क्रॉसिंग पे। पहले मेरे टीवी आर्टिस्ट थे, मेकअप आर्टिस्ट, टीवी पे काम करते थे। फिर उसके बाद मैंने पीटीवी पे तो नहीं किया आपने? पीटीवी पे किया है ना, ये जो अंदाज है आपका वो पीटीवी वाला है, क्योंकि वहाँ पे लता होते हैं वो भी ऐसे थोड़े से गाइड करते हैं। चलिए जी, माशाल्लाह सबा का जो सैलून का नाम है प्रीटीफाई सैलून है और इनका मंतशा सैलून है। तो मैंने तो इनका भाई काम देखा है, मुझे बहुत पसंद आया और एक डेमो आपके सामने भी है, साथियों आप भी देख सकते हैं। और अनम एक क्वेश्चन मेरा, क्विक आंसर कि अब जो है ब्राइडल सीजन आने वाला है रमजान करीम के बाद, ठीक है, ब्राइड के क्या चार्जेस हैं, पार्टी मेकअप के क्या चार्जेस हैं? ब्राइडल मेकअप मेरे पास विद सर्विस जो है 15,000 रुपीज है
उसके अंदर हमारे पास रॉयल सर्विस है, सारी आपकी अच्छी सर्विसेज और रॉयल हमारी सर्विस 15,000। ये इसमें मेहंदी वलीमा शामिल है? नहीं, सिर्फ बारात और सर्विसेज है। और वलीमे का अगर मेकअप हो तो? वलीमे का ओनली 10,000 रुपीज है। 10,000 है। आपका 20,000 है सर्विस के साथ। सर्विस के साथ बारात वलीमा 10,000। पार्टी मेकअप 2500 है, 3,000 रुपीज है। अच्छा, ये जो पार्टी मेकअप में जो होता है कि स्मोकी दे रहे अलग, ग्लैमर है, शिमर है, तो ये उनके अलग अलग चार्जेस हैं या सेम? मेकअप है, मॉडल मेकअप है, तो ये तो सिर्फ बोलने के है ना कि लगानी तो वही है, शिमर तो ही होता है हल्का सा, लेकिन ये है कि ऊपर नीचे करके उनको खुश करना, कारोबार बंद करवाएंगे। नहीं, लेकिन उसके चार्जेस नहीं, वही मुझे पता है ना, मैं जानती हूँ कि ये होता वही है। ये ब्यूटिशियन है ना, मसला ये है कि चार्जेस अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग है ना। जो क्लाइंट भी बहुत सियाने होते हैं, उनको पता है कि क्या करना है, क्या भाई क्लाइंट तो मोबाइल लेके आते हैं, हमें यही चाहिए, कुछ भी करो यही चाहिए। अच्छा, आइंद का कहा जा रहा है, जाते जाते मेरी और अनम की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि वाकई में आपका काम बहुत अच्छा, और हमें ये चीजें लोगों को अवेयर करने के लिए दोबारा अपने अनम के शो पर आना है। ठीक है जी। इसी के साथ आपने भी जुनैद भाई आना, और अपने सैलून का पता नहीं बताएगा कि मैं अगली दफा पूछूंगा आपसे, इसलिए मैंने इनके सैलून में किचन बंदी, यहाँ से तैयार हो, यहाँ खाना खाए। और जनाब जुनैद, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि आप आए। आपका शुक्रिया, सबा आपका शुक्रिया, और आयशा आपका शुक्रिया कि आप लोग आए, और आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ऐसे ही है, आपने भी एंजॉय किया होगा, और बहुत ये तो इतना एंजॉय कर चुके हैं कि साथ वाले घर में घुस गए थे। और जी, इसी के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जैसे ही हम प्रोग्राम को खुशी खुशी वाइंड अप करते हैं, अल्लाह ताला ऐसी ही खुशियां आपकी जिंदगी में लेकर आए। ये कहते ये हैं कि जिंदगी में अगर सुबह अच्छी हो तो दिन अच्छा गुजरता है, यानी सुबह फजर की नमाज जो इंसान पढ़ लेता है, पूरा दिन हंसते मुस्कुराते गुजरता है, क्योंकि फिर उसको परेशानी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले ली है। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा, बातों में कोई भी बात गलत लगी हो या बुरी लगी हो, जो कि हम कोशिश करते हैं कि ना कहें, लेकिन फिर भी अगर किसी को बुरी लगी हो तो दिल से माफी, क्योंकि अगली सांसों का नहीं पता कि प्रोग्राम वाइंड अप होते ही शायद खबर चल जाए कि ज़ीशान इस दुनिया में नहीं रहा। तो एक चीज़ ये होती है कि आप अगर माफ़ करेंगे तो रब भी माफ़ करेगा। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को, मेरे गेस्ट को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, अल्लाह निगहबान। जी बिल्कुल, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मजा आया। मैसेज नहीं आज, बस खुश रहे, आबाद रहे। मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।